बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। आज वीकेंड है, हमारे लिए तो वीकेंड आज स्टार्ट होगा, लेकिन कुछ का वीकेंड कल स्टार्ट हो गया था। और जैसे हम हमेशा अपने वीकेंड के प्रोग्राम पे ये तलकीन करते हैं कि रिलैक्स करें, चिल करें, विंड डाउन करें और अपने गुजरे हुए वीक पे थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट करें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी गलतियों से सीखना शुरू करें। नाजरीन, जैसे हम कह रहे हैं कि रिलैक्स करना है, लाजमी है, थोड़ा सा बाहर निकलना है, लेकिन इसी के साथ साथ मौसम की सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखना है। अब इसी हवाले से डॉक्टर्स भी कुछ जनरल गाइडलाइंस दे रहे हैं कि क्योंकि फॉग के साथ साथ हमें स्मोक का भी मुकाबला है, तो मुकाबला करना है तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें और बच्चों की सेहत का भी ख्याल रख सकें। इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। वो लॉन्ग ड्राइव पे जो हम चले जाते हैं ना वीकेंड पे, उस पर हमने इतना नहीं जाना क्योंकि फॉग है। अगर जाना भी है, थोड़ा सा इंजॉय करना भी है, तो ट्रैफिक के कवानीन पर हमने अमल लाजमी करना है। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करना है, साइड मिरर्स का इस्तेमाल करना है ताकि हम हादसात से बच सकें। और वो जो दूसरा शख्स हमारे साथ रोड इस्तेमाल कर रहा है, जो ट्रैफिक के कवानीन पर अमल कर रहा है, कहीं हमारी कोताही की वजह से उसका कोई हादसा ना हो जाए। तो रिलैक्स करें, चिल करें, लेकिन इन सारी गाइडलाइंस पर अमल करने के साथ साथ नाज़रीन, वीकेंड के प्रोग्राम पे हम कोशिश करते हैं कि इस वीक की जितनी भी बड़ी खबरें नहीं उसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन करें और इसके ऊपर एक जामे तज्जिया आपके लिए लेके आएँ। और हमेशा आप अपने प्रोग्राम पे डॉक्टर अमजद बुखारी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं रोही टीवी के, उनको दावत देते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट्स पेश कर दूं कि हमने आज किस हवाले से गुफ्तगू करनी है। हमने आज मौसम सरमा में ये जो मछली की डिमांड बढ़ जाती है, इसके बारे से गुफ्तगू करनी है क्योंकि वीकेंड है, हम थोड़ा सा लाइट रखने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ लोग थोड़ा सा इंजॉय करना चाह रहे हैं मुल्तान को, साउथ पंजाब को, तो वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत बड़ी खबर इंटरनेशनल स्फेयर में अगर हम बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, तो वाशिंगटन ने हमला कर दिया है वेनेजुएला के ऊपर और उनके सदर को गिरफ्तार करके वाशिंगटन ले गए हैं। इसके क्या रिपरकशंस होंगे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के क्या असरात होंगे, क्या ये रीजन का मामला है या ये दुनिया में इसका कोई हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकते हैं। और पीएसएल के बारे में भी आप सुन रहे होंगे कि 2 नई टीमों का इजाफा हो गया है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक, फाइन। सर, वेदर से स्टार्ट करते हैं। वेदर, हम कह रहे थे सर्दी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही, एकदम जैसे सर्दी आई है तो अब सारे ठिठर रहे हैं, घरों में दुबक के बैठ गए हैं। आपने लोगों को मशवरा दिया है रिलैक्स करें, चिल करें। तो चिल करें ना करें, मौसम ने चिल किया हुआ है उनको ना। मौसम ने तो चिल करना चिल शुरू दिया कर ना। दिया। तो बहुत सारे लोग जो है वो गिला कर रहे थे कि सर्दी नहीं आई, सर्दी नहीं आई, और पता नहीं सर्दी आएगी भी या नहीं आएगी। तो उनके सारे गिले शिकवे दूर कर दिए कुदरत ने। और इस वक्त जो है वो दिन में भी 6-7 डिग्री टेम्परेचर, 8 डिग्री टेम्परेचर होता है। और हमें तो लोग बता रहे थे कि हम मरी का दर्जा देख रहे हैं तो 12 है, और मुल्तान साउथ पंजाब का जो है वो 6-7 डिग्री है। बिल्कुल। तो आजकल मरी बना हुआ है साउथ पंजाब पूरा, और मुल्तान भी ख़ास तौर पे। और ये चंद दिन के मज़े हैं, ठीक है। फिर दोबारा वही गर्मी, और 8 महीने आपको पता है गर्मी रहती है, और गर्मी की हिद्दत और शिद्दत में भी इजाफा हो गया है इस सारे इलाके में। तो मौसम जो है वो इस यहाँ का जो खित्ता है वो बुनियादी तौर पर एक जो है वो ग्रीन बेल्ट है, और यहाँ पर जो है फ्रूट बास्केट है ये इस पाकिस्तान की, जहाँ हम बैठे हुए हैं। यहाँ से बड़ी मकदार में सब्जियों की पैदावार होती है, फलों की पैदावार होती है, फसलें बड़ी तादाद में होती हैं। और कुदरत ने ये जो मौसम है इनके साथ सब्जियों को, फलों को, फसलों को अटैच किया हुआ है। तो सबसे बड़ी खूबी और अच्छी बात तो ये है कि ये जो मौसम की शिद्दत है, धुंध है, और सुबह के वक्त कोहरा पड़ता है, कोहरा जिसको हम कहते हैं ना, वो हल्की हल्की जो शबनमों में नज़र आ रही होती है। तो ये जो है गंदम की फसल के लिए बहुत अच्छा है। और जितना इस मौसम में ठंडक होगी, धुंध होगी, कोहरा होगा, उतनी गंदम की फसल अच्छी होगी। तो एक कुदरत ने ये एक उसकी इनायत है कि ये चलें, अगर कोहरा ना पड़ता तो गंदम पर असरात मुरासब गलत होते। तो ये कोहरा पड़ रहा है, धुंध है, और इससे गंदम की फसल के लिए आप ऐसे समझ लें टॉनिक है उसके लिए ना। और उसकी टिलरिंग बहुत अच्छी होती है इस कोहरे की वजह से और धुंध की वजह से। तो ये मौसम इस तरह ब्लेसिंग है। दूसरा ये है कि इससे और बहुत सारी चीज़ें भी अटैच्ड हैं। बहुत सारी फसलें जो है वो इस मौसम में उनको फ़ायदा होता है। जैसे हम शदीद गर्मी में हमारी खजूर पकती है, आम पकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही इस मौसम में भी बहुत सारी फसलें जो है उनको फ़ायदा होता है।
उसके साथ साथ जो है हमारे जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर मौसम की शिद्दत की वजह से बर्फ़बारी होती है और फिर यही बर्फ़ जो है पिघल कर पानी में बदलती है और ये पानी का ज़रिया बनता है। दो ज़रिए हैं, एक ये बर्फ़ है और एक बारिश होती है। बारिश नहीं हुई है, बर्फ़बारी हो रही है, तो वो भी एक सोर्स है एनर्जी पानी का। तो ये ब्लेसिंग है कि इस वक्त जो है ये मौसम है। लेकिन अब इससे कुछ और चीज़ें भी अटैच्ड हैं। मिसाल के तौर पर स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई, वो जल्दी हो गई। बिल्कुल। उस वक्त जो है मौसम इतना सख्त नहीं था, लोग एंजॉय करने भी चले गए नॉर्दर्न एरिया से। तो वो मौसम सख्त नहीं था। अब मौसम इंतहाई सख्त हो गया है और स्कूल खुलने वाले हो गए, तो इसकी वजह से बच्चे दुआएं मांग रहे हैं। और सिर्फ सर स्कूल नहीं खुल रहे, वो कोई इम्तिहानात भी, कोई फाइनल एग्जाम्स भी हैं कुछ बच्चों के। मुश्किलात है। अब वजारत तालीम भी परेशान है कि भाई इस सूरत में क्या किया जाए, क्योंकि ये मौसम आज आप देखें कि इस वक्त भी शदीद धुंध है और विजिबिलिटी ना होने के बराबर है। और ख़ास तौर पे हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब हम ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं या हमारे बेशतर नाज़रीन सुन रहे होते हैं, वो शहरों का मंजरनामा सामने रख के जो है ये बात करते हैं। जबकि हमारे देहात के जो स्कूल हैं वहाँ पर अगर 15 क्लासेस हैं तो 5 क्लासेस को क्लासरूम अवेलेबल होते हैं, बाकी 10 जो है वो खुले आसमान तले बैठे होते हैं, ठीक है ना, किसी दरख्त के नीचे बैठे होते हैं। तो ज़रा आप वो मद्देनज़र रखें कि उनकी तालीम जो है वो कैसी होगी। और बड़ी तादाद में आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो ऐसे ही स्कूलों में जाता है, वहाँ पर वाशरूम्स की फैसिलिटी नहीं है। फिर एक अंदाजे के मुताबिक जो मुख्तलिफ सर्वे हुए हैं, हमारे देहात के जो स्कूल हैं उसमें बड़ी तादाद में बच्चे जो है वो नाश्ता करके भी नहीं आ पाते। तो खुराक की अवेलेबिलिटी का मसला है, मतलब खुराक तो दस्तियाब है, वसाइल नहीं है, तो उनको नाश्ता मैसर नहीं होता। क्योंकि सही बात कह रहे हैं आपके, जो हमारे मुल्तान के विसिनिटी के अगर हम स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर वाकई इस तरह के हालात हैं। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा हमारे जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको भी इस मौसम का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा इधर जाना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए कि आप, ताकि लोग मुकाबला थोड़ा सा कर सकें इस मौसम का। हाँ, ये आपकी बात ठीक है वहाँ पर। अच्छा, अब मैंने बहुत सारी असातिज़ा को भी देखा है कि वो अब अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन ये बड़ा मसला है। सिर्फ हम मुल्तान को ना देखें, थोड़ा सा आप आगे चले जाएँ, डेरा गाजी खान डिवीज़न को आप देखें तो वहाँ पर जो सूरत हाल है उसके तहसीलों की, सब तहसीलों की, वहाँ पर स्कूलों की, बहावलपुर के जो तहसीलें, सब तहसीलें हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल है, मुल्तान की भी इवन जो दही स्कूल हैं वहाँ पर सूरत हाल बहुत ख़राब होती है। ज़ाहिर है लोगों के पास वसाइल नहीं, फिर बड़ी लंबे लंबे फासले से बच्चे आते हैं। ये भी नहीं है कि आप जैसे हमारे शहरों में होता है ना कि जी आप उंगली पकड़ के साथ छोड़ आते हैं, गाड़ी में बिठा के, मोटर बाइक पर बिठा के आप करीबी स्कूल छोड़ आते हैं, तो वहाँ लंबे लंबे फासले तय करके बच्चे खुद आते हैं। तो ये सारी मुश्किलात हैं, उसके बावजूद जो है वो पढ़ने के लिए वहाँ पर आते हैं, तो हमें उनका ख्याल करना चाहिए। और हुकूमत इस पर गौर कर रही है कि शायद छुट्टियों में एक्सटेंशन की जाए इस मौसम में। तो एक वज़ीर तालीम ने ना इस हवाले से लोगों से भी राय तलब की है कि वो अपनी राय दें कि वो क्या समझते हैं कि छुट्टियों में एक्सटेंशन की जाए। लोगों की राय तो इसमें चलें एक अहम हिस्सा हो सकती है, क्योंकि बच्चे हैं उन्होंने स्कूल भेजना है और उन्होंने ध्यान रखना है कि बच्चों की सेहत का। लेकिन वहीं पर स्टैट्स हमारे सामने हैं, मौसम हमारे सामने है, दर्जा हरारत के जो नंबर्स हैं वो एम्पिरिकल एविडेंस है, वो बता रहे हैं कि मौसम ठंडा हो चुका है। पंजाब का साइज़ इतना बड़ा है और अगर ये एक कमरे में बैठ कर फैसले हों कि जी छुट्टी कर दी जाए पंजाब में सारे तालीमी इदारों में, तो मुश्किल हो जाती है। मेरे ख्याल है कि ये डिवीज़नल लेवल पर अख्तियारात मुंतकिल कर देने चाहिए कि वो अपने मौसम के हालात देखकर उसके मुताबिक सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों का फैसला करें, उससे जो है वो वहाँ पर जिस मकसद के लिए छुट्टियाँ दी जा रही हैं उनके लिए आसानी हो। खैर, इस हवाले से जो भी सूरत हाल होगी सामने आ जाएगी। लेकिन बच्चे जो है वो दुआएं मांग रहे हैं और उनके वालिदैन बच्चे जो दुआएं मांग रहे हैं, और कुछ बच्चे हमारे जैसे, मेरे जैसे बड़े बच्चे जो हैं वो थोड़ा मछलियों की तरफ भी रुख कर रहे हैं और रात को आउटिंग भी करने जा रहे हैं। हाँ। मैं उसकी तरफ भी आना चाह रहा था कि मसाइल अपनी जगह पे हैं लेकिन लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि सर्दियों की छुट्टियाँ दी गई और लोग जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने चले गए, और हमने देखा कि हमारे बलाई इलाके हैं, गलियात हैं, उधर रश बहुत ज़्यादा हो गया। तो पहले ज़ाती तौर पर आप ज़रा बताइएगा बुखारी साहब, आपको सर्दियों का मौसम पसंद है या गर्मियाँ आप थोड़ा सा एंजॉय करते हैं? देखें, इससे पहले मैं एक और बात जो है ना वो जो उससे अटैच है, जैसे हम सर्दियों के मौसम की बात कर रहे थे, वो कर लूँ, फिर मैं इस पर कमेंट करता हूँ। ये जो सर्दियों का मौसम है ना, इसकी शिद्दत जो है वो जानवरों को बेहद मुतासर करती है। ठीक है, ख़ास तौर पे चले जो पेट्स हैं वो आपके पास घरों में हैं, लेकिन अल्लाह ताला की बेपनाह मखलूक है, वो सारे जो बाहर फिर रहे हैं, ये कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं और बाकी जो जानवर हैं, परिंदे हैं,
ये भी इस मौसम की शिद्दत से बहुत मुतासिर होते हैं। अच्छा, उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है ना, मतलब इंसान अगर मुश्किल हालात का शिकार है, गर्म कपड़े पहन लेगा, उससे ज़्यादा गर्म कपड़े पहन लेगा, कमरा बंद कर लेगा, ठीक है ना जी, गर्म ग़िज़ा खा लेगा, लेकिन वो तो इस रात को अगर 2 डिग्री टेम्परेचर है तो वो बाहर बेचारे फिर रहे हैं, उनके पास तो शेल्टर भी दस्तयाब नहीं होता। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वो आप ज़रा उनकी अजियत को सोचें। अच्छा, ये बिल्लियाँ हैं, इनको बहुत सर्दी लगती है। ये बिल्लियाँ इतनी सर्दी लगती है कि वो बेचारी कई सर्दियों से जो है वो अपनी जान से जाती हैं। तो इस हवाले से वो भी अल्लाह की मखलूक है, हमें कुछ इस जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए कि कहीं अगर वो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ड्राइविंग करते हुए वो उनका शुगल होता है कि कुत्ता सामने आ गया तो उसको टक्कर मार देनी है, ठीक है ना जी। अब वो उसके लिए एम्बुलेंस तो नहीं आनी ना उस कुत्ते के लिए, अगर उसकी कोई टांग टूट गई है, बेहिस्सी की भी सर हद है। हाँ, कि अगर ये एक शुगल है तो उसके लिए कोई ना फर्स्ट एड आनी है ना वो एम्बुलेंस आनी है, तो उसने फिर बाकी ज़िंदगी अपनी खुराक के लिए भी जदोजहद करके किस तरह गुजारनी है। तो हमारे इर्द गिर्द जो इस किस्म की सारे परिंदे हैं उनके लिए खुराक मुश्किल हो जाती है। तो आप अपने अपने वसाइल के अंदर रहते हुए जो इस मखलूक के लिए भी कर सकते हैं तो वो ज़रूर किया करें। उसकी वजह ये है कि इस पिछले अरसे के दौरान हुआ क्या है, हम कहानियाँ पढ़ते थे ना, तो वो कसाई के फटे के सामने कुत्ता बैठा था, वो हड्डी के इंतज़ार कर रहा था, तो वो कसाईयों के फटों के सामने इस तरह के जानवर बैठे होते थे। अब वो कसाई वो जो छिछड़े हड्डियाँ पंजे वंजे फेंक देते थे वो भी उन्होंने फेंकना छोड़ दिए। अब हर चीज़ बिक रही है, बिल्कुल, ठीक है ना, सूखी रोटी बिक रही है, पुरानी सब्ज़ी बिक रही है, ये जो गोश्त के छिछड़े पंजे आते हैं, हर चीज़ बिक जाती है, ठीक है ना। तो वो अब उनको वो मुयस्सर नहीं है कहीं भी ना, कमर्शलाइजेशन का दौर है सर, हर चीज़ पे पैसे कमाए जा रहे हैं। हाँ जी, और वो जो कूड़े के ढेर से खुराक के जो टुकड़े मिल जाते थे वो भी अब नामुमकिन है, ठीक है ना। तो वो इस हवाले से तो ये भी कहा गया है कि भाई आप अपनी हड्डी के साथ थोड़ा सा गोश्त छोड़ दें ताकि वो भी जानवर खा लें, लेकिन अब क्योंकि हमने इंसान ने चीज़ें अपने स्केल ली हैं, ठीक है ना जी, कोई चीज़ भी जो है वो इनायत नहीं कर रहा, दे नहीं रहा लोगों को, तो हमारी जो बाकी मखलूक़ात हैं वो बड़ी परेशान है। तो इस हवाले से जो कुछ हो सकता है, कहीं कोई शेल्टर दिया जा सकता है, कहीं ऐसे ही कोई शेल्टर छोटा सा बना दें तो 2-4 जानवर जो है वो बैठ जाएंगे शदीद सर्दी में रात में, तो उनको सहूलत जैसे गर्मियों में होता है ना कि हम अपने घरों के ऊपर रख देते हैं थोड़ा सा पानी और बाजरा और वो थोड़ा चीज़, तो इसी तरह अगर सर्दियों में भी कोई शेल्टर बनाया जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट, या कोई खाने पीने का जो कुछ आपके पास दस्तियाब है उसे आप बाहर भी रख देंगे ना, तो कोई कुत्ता बिल्ली कोई जानवर कोई और परिंदा शरिंदा गुजरते आते वो खा लेगा, तो उससे उनके लिए बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि मुझे ज़ाती तौर पर तो सर्दियों का मौसम पसंद है, लेकिन सर्दी जो है सर इस पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सब ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक पे आने के बाद नाज़रीन यहीं से थोड़ा सा मछली के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम सर्दियों के मौसम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और बुखारी साहब ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे रोशनी डाली कि हमने जानवरों का ख्याल लाजमी रखना है और कोई शेल्टर बना दें, क्योंकि वो बेज़ुबान हैं, वो अपनी बात बता नहीं सकते कि हमें क्या तकलीफ़ है, हम किस चीज़ से गुज़र रहे हैं। तो हमने इंसानों ने ही, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमने थोड़ा सा देखना है कि कहीं पर कोई मसला तो नहीं हो रहा। वो जो दीगर हमारे साथ जानवर रह रहे हैं उनके हवाले से भी हम थोड़ी सी अपनी तय जो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे शेल्टर बनाना है, थोड़ा सा पानी जगह पर रख दें या जगह अपने घरों में थोड़ी सी जगह अलहदा करके रख दें, तो जो भी आप अपनी इस्तात के मुताबिक कर सकते हैं वो करें नाज़रीन। लेकिन ठंड का मौसम है और सब ने अब आजकल आउटिंग करना शुरू कर दी है। ख़ास तौर पर मछलियों का सीज़न कहा जाता है, इसमें लोग जो हैं वो रात को निकलते हैं। मेरे जैसे यंग जनरेशन जो है वो मछली खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है और मछली की मांग में भी इजाफा होता जा रहा है। बुखारी साहब से भी ज़रा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। बुखारी साहब, आपको बता रहे थे कि आपको ज़ाती तौर पर कौन सा मौसम पसंद है और आप मछली पर खाना पसंद करते हैं सर्दियों के मौसम में? अच्छा, एक तो सर्दियों का मौसम, अगर आपके पास गर्म कपड़े हैं तो सर्दियों का मौसम अच्छा है। हमारे बहुत सारे देहात के लोग हैं जहाँ पर गर्म कपड़े दस्तियाब नहीं हैं, ठीक है ना जी। देहात में छोटे बच्चे ना या वो कमीज़ पहने होते हैं, शलवार पहने होते हैं, इनमें से एक चीज़ दस्तियाब होती है उनको ना, ये भी सूरत हाल। बहुत सारी पैरों में जूती नहीं है, ठीक है, और ख़ुराक नहीं है, तो उनके लिए तो सर्दियाँ बड़ी अज़ियत का बाइस होती हैं ना जी।
तो जैसे हम जानवरों के हवाले से बात कर रहे थे, तो अगर आपके पास वसाइल हैं, मुमकिन है आपको वो बड़ा काम नहीं करना, अगर आपके पास वसाइल हैं तो लंडे के कपड़े दस्तयाब होते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं, तो आप एक बल्क में एक बेल उठा के वो जाके किसी भी करीबी देहात में जाके बच्चों के लिए तकसीम कर सकते हैं, बड़ों के लिए तकसीम कर सकते हैं, सस्ती जूतियाँ ले जाके वो उनको तकसीम कर सकते हैं, जुराबें दे सकते हैं। तो ये जो है ये भी कार खैर है, क्योंकि ये साथ जुड़ा हुआ है। तो शहरों में जो लोग रहते हैं उनके लिए, जिनके पास वसाइल हैं, हीटर है, चाय है, कॉफ़ी है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें सर्दियों से जुड़ी हुई हैं, वो सब अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर इन दिनों में स्टॉल, जैसे आप मछली का जिक्र कर रहे हैं, मछली के स्टॉल पे बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है सूप के स्टॉल लग जाते हैं, यखनी के स्टॉल लग जाते हैं। और यहाँ हमारे कल्चर में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मूंगफली भूनी जाती है, ठीक है, और वो गरम गरम मूंगफली जो है वो फ़रोख्त की जाती है। तो अब ज़रा वो इस्तात से बाहर निकल गई है, वो बाकी ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में चली गई है, वरना 200-250 रुपये किलो मूंगफली होती थी और 10-20 रुपये की हर बंदा लेके कचहरी करते थे। हाँ, तो अब वो ज़रा मुश्किल हो गई है, लेकिन ये है कि वो कल्चर मौजूद है कि गरम मूंगफली, सूप, यखनी की दुकानें, यखनी उसमें किसी किस्म की भी यखनी मिल रही है तो आप उसे इस्तेमाल कर लें, कोई उसमें मजायका नहीं है, चाहे वो पंजों की यखनी भी क्यों ना हो ना, तो उसमें भी एनर्जी है। और अमूमी तौर पर ये गर्दन जो वो सस्ती मिल जाती है उससे ये बनाते हैं यखनी ना, तो वो भी अगर मिल जाती है आपको, उसका सूप मिल जाता है तो वो अच्छा है, उसका इस्तेमाल करें। फिर हमारे यहाँ जो है एक स्पेशल डिश जो है वो सन हलवा है, वो सर्दियों में बहुत बनती है और बहुत खाया जाता है। लोग घरों में ख़ुद भी ये सन हलवा बनाने के जो है वो हुनर से वाकिफ़ भी हैं और इसे बनाते भी हैं। घरों में जो सन हलवा बनता है उसका जायका जो है बाज़ार के सन हलवे से कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, थोड़ा सा मुख्तलिफ भी होता है, वो घरों भी होता है और टेस्ट में भी बड़ा एनहांस टेस्ट होता है। इसकी वजह एक तो ये है कि वो हम घर में थोड़ी मकदार में बना रहे होते हैं, वो खालिश चीज़ें डाल रहे होते हैं, दूध खालिश है, ठीक है ना जी, बाज़ार में पाउडर शाउडर वाला दूध भी इस्तेमाल होता है। जिस तरह वो पायों के बारे में कहा जाता है ना कि आपको घर जैसा टेस्ट बाहर बिल्कुल नहीं मिल सकता, वो एक घर का लेदर टेस्ट है, इसी तरह सोन हलवे के बारे में भी यही है कि घर में जो चीज़ है वो आपको बाहर नहीं मिल सकती। तो वो सोन हलवा जो है वो स्पेशल डिश है, तो अगर आपके पास वसाइल हैं तो वो घर में ज़रूर बनाएं। उसकी रेसिपी वैसे हमें शेयर भी करनी चाहिए कि भाई सोन हलवा कैसे बनाया जाए, अगर बनाना हो तो आपने घर में। सर ये अब आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया, मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैं कुकिंग से बहुत दूर है। प्रोड्यूसर साहब कहे ना कि जी वो आप प्रोड्यूसर साहब अगर साथ में कोई चल सकती है सोन हलवा बनाने की रेसिपी अगर आप बता सकते हैं तो लोगों को बताएं। ये बड़ी अच्छी डिश है ना जी, लोग अपने घरों में 5-7 किलो अगर आपके पास दूध इकट्ठा हो गया तो एक छोटी सी कढ़ाई चाहिए और एक खुरपा चाहिए, तो आप बिल्कुल, मुझे लग रहा है सर आप करते हैं कुकिंग ये और बनाते हैं। हाँ, सोन हलवा तो बन सकता है, कोई मसला नहीं है। और उसका इंग्रेडिएंट्स यहाँ हमारे यहाँ वो सब्ज़ आटा होता है, वो मिल जाता है बाज़ार से, तो वो आप इस्तेमाल करें, बाकी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है उसमें। अच्छा, इसके साथ यूट्यूब का सहारा भी लिया जा सकता है, सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ से देखें और फिर बनाएं। ख़ास तौर पर लिखिएगा मुल्तानी सोन हलवा, ये टैग लाजमी है, क्योंकि दीगर भी हैं लेकिन मुल्तानी क्योंकि हमारी सौगात है, हम उसको प्रमोट भी करते हैं, तो उसको सर्च करके लाजमी बनाइएगा। वो एक दफ़ा जिसने बना लिया ना वो बार बार बनाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें घर का जो सोन हलवा है, बाज़ार से जो सोन हलवा मिलता है ना वो बड़ा नरम होता है, ठीक है ना। घर में आप बनाएं तो उसको थोड़ी जितनी ज़्यादा देर पकाएंगे ना, मतलब आखिर में जो भूनने का अमल होता है उसमें जितनी ज़्यादा देर भूनेंगे उतना ही सख्त होता जाएगा। सही, तो जितना सख्त होगा उसका टेस्ट उतना ही बढ़ता जाएगा। तो वो बाज़ार में आपको सख्त सोन हलवा नहीं मिलता, वो आप घर में बना सकते हैं, तो उसके टेस्ट को इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे आप मछली का जिक्र कर रहे हैं, मछली जो है वो हमारे यहाँ जो हम खाने की शरह है वो तो ना होने के बराबर है। हम मछली खाने के जो एक रिक्वायरमेंट है और जो दुनिया का तनासब है उससे बहुत पीछे खड़े हुए हैं। ऐसे ही सब्जियों में भी हम बहुत पीछे खड़े हुए हैं, सब्जियों का तनासब भी हमारा ना होने के बराबर है खाने का ना, जो दुनिया में शरह है और जो रिकॉर्ड रेशो है। मछली की ना खाने की वजह जो है वो एक ये है कि जो घरों में ख़वातीन ना वो अवॉइड करती हैं मछली के गोश्त से, उसकी हैंडलिंग मुश्किल है। अगर आप मछली लेके आते हैं, फिर देखें आपने मछली बाज़ार से ख़रीदी है तो आप उसका सिरा फेंक कर नहीं आएंगे, वो भी साथ लेके आएंगे, ठीक है ना। पहला मसला ये आ गया कि ये इस सिरे को कैसे हैंडल करना है जी, ठीक है, मछली चले बनाएं, फिर मछली को मसाला लगा के रखना है, मैरिनेट करके रखना है, उसके लिए टाइम है। चिकन तो आप लाए, बाकी गोश्त लाए, उसी वक्त धोया, हांडी में डाला, पक गया, तो इसकी हैंडलिंग ज़रा मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे पास रेसिपीज़ भी नहीं है मछली की ना, रेसिपीज़ नहीं है। हम मछली
घरों में बाहर भी एक ही तरह से बना रहे हैं, बस मछली तल रहे हैं। मछली तल रहे हैं, वही मैरिनेट करके उसको तल दिया। ठीक है ना जी। अच्छा, उसके मसाले में फ़र्क हो सकता है। घर अब क्या करते हैं हम, आसान रास्ता, पहले घरों में जो मछली का मसाला बनता था उसमें धनिया, हरी मिर्च, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के उसका मसाला जो है वो एक दिन लगा के रखा जाता था, फिर उसको तला जाता था, तो वो मसाले की भी अपनी एक लज्जत होती है। अब उसका आसान रास्ता ये निकाला है कि जी बेसन में जो है ना उसको, मैदे में और बेसन में जो है ना उसको कोटेड करके ना फिर तल लें। अब वो जो बेसन से तलते हैं तो एक कोट ऊपर आ जाता है मछली के ऊपर, वो उसको अंदर सही नहीं, बाहर तो पकौड़ा बन जाता है, अंदर नहीं पकने देता, वो टेस्ट नहीं आता। अच्छा, अब ये हम घरों में सिर्फ यही कर रहे हैं कि मछली तल ली, अगर आपने कोई हिम्मत कर भी ली है मछली घर में बनाने की, तो यही है कि जी उसको मसाला शसाला लगा के रखे और फिर उसको तल लिया और फिर वो सिरे का भी मसला आ गया। बिल्कुल। अब इसका आसान हल ये निकाला है लोगों ने कि जो बाज़ार में मछली बिक रही है, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे स्टॉल लग जाते हैं और मछली बेतहाशा बिकना शुरू हो जाती है, तो बाज़ार में जो मछली मिलती है वो जायके में भी अच्छी होती है, लेकिन वो बड़ी महंगी है जी। ठीक है ना जी। अब 1300 रुपये से ऊपर जो है, बिल्कुल 1200-1300 रुपये मछली फ़रोख्त हो रही है तली हुई ना बेहतर, तो वो लोगों के लिए बड़ी कास्टली पड़ती है, तो वो हर आदमी उसके लिए ख़रीदना मुश्किल है। तो वो जो है महीने में एक दफ़ा जो है वो मछली का प्रोग्राम बना के कि चलें जी आज मछली आज खाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो इस तरह जो है वो खा के आते हैं, लेकिन मछली की जो रेसिपीज़ हैं हमें उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। सर, मछली की रेसिपीज़ के साथ साथ हमें दीगर मछलियों की तरफ भी जाना चाहिए, जो दीगर सी फूड्स है उसकी तरफ भी जाना चाहिए। जैसे मछली में भी कई इकसाम है, हमारे यहाँ तो एक ख़ास मछली बहुत ज़्यादा बिकती है, उसमें भी जाना चाहिए। फिर सी फूड, दीगर सी फूड है उसकी तरफ, वही आके बिक रही है, ठीक है ना जी। अच्छा, बाकी मछलियाँ ना महंगी हैं, इस पर बात करते हैं। मुझे बाकी सी फूड का मछली जो है वो अभी कुछ अर्सा पहले ये डमरा रोहू जो है वो 300-400 रुपये किलो मार्केट में दस्तयाब है। अच्छा, मिल जाती है, अब भी मिल जाती है, तो अगर आप उसे ले जाएं, अगर आपके पास सादा अच्छी रेसिपी है ना, मिसाल के तौर पे आप इसे भी गोश्त की तरह पका सकते हैं ना, शोरबे वाली मछली बना लें। अभी भी जो दरियाओं के किनारे लोग रहते हैं वो शोरबे वाली मछली कमाल बनाते हैं जी, ठीक है ना। और तरकंड मछली जो है उसका वो शोरबे वाली बनाते हैं, वो कमाल तरकंड मछली। हाँ, तरकंड जो है वो सिंगाड़ा है, तरकंड है, अच्छा, ठीक है ना। उसको वो स्पेशली जो है ना इस मकसद के लिए बनती है, शोरबे वाले सालन वाली मछली ना, तो वो कमाल मछली बनाते हैं। आप खाएंगे तो आप कहेंगे, फिर वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, यार वैसी मछली खाई थी, वो मछली नहीं खाई आज तक। अच्छा, हमारे शहरों में मछली जो है वो शोरबे वाली नहीं बनती, रिवाज ही नहीं है, ठीक है ना। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेसिपीज़ मछली की हैं जी। इतनी अक़साम से बनती है मछली जो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हो रही। इवन रेस्टोरेंट्स में भी वो 2-4 मोटी किस्में हैं, ठीक है ना, उस अंदाज से मछली मिलती है, जो बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो हमारे यहाँ मछली की रेसिपीज़ को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। और एक और जो है, हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर दुनिया भर में ये जो ढाबों का रिवाज है, ख़ास तौर पे हमारे हमसाय ममालिक में ढाबा जो है वो बड़ा कॉमन है, और ढाबों पर जो है वो ये चीज़ें सारी बिकती हैं, वहाँ इनोवेशन हो सकती है। आपने हमारे यहाँ ये जो मछली के ढाबे हैं, आप किसी भी ढाबे पे आप ज़रा को मुख्तलिफ मछली नहीं देखेंगे। अब थोड़ा जो है वो उन्होंने वो किया है कि जी फॉइल पैकिंग में जो है ना वो स्टीम की हुई मछली, अच्छा वो स्टीम है या बारबेक्यू करके दी जा रही है। अच्छा, वो भी जो है ना वो पहले उसको तल के ना फिर उसको बिल्कुल पैकिंग में डाल के फिर उसको जो कोयले पे रख देते हैं, तो वो ये स्टीम की, हालांकि वो स्टीम की नहीं है। मछली की जो रेसिपीज़ है उसको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। उसमें रेस्टोरेंट्स भी अपना रोल प्ले करें, ख़ास तौर पर जो हमारे तालाब, मछली के तालाब वाले लोग हैं, उनको मिसाल के तौर पे ये मुजफ्फरगढ़ का हमारा पूरा बेल्ट जो है, रंगपुर से मुजफ्फरगढ़ तक का दोनों तरफ मछली के तालाब है और बेतहाशा तालाब है, ठीक है ना। यहाँ से मछली पूरे मुल्क में जाती है। ये हमारा जो खिता है ये मछली की पैदावार के हवाले से भी बड़ा बिल्कुल ज़रख़ेज़ है। हाँ जी, ज़रख़ेज़ है, और यहाँ बड़ी मछली पैदा होती है। तो अच्छा, अब उनको जिनके तालाब हैं उनको चाहिए कि वो अपने खुद ही ढाबे बनवा दें आगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सड़क के साथ साथ ना, ठीक है। एक तो वो पिकनिक पॉइंट्स हो जाएंगे, लोगों को रोशनास होंगे कि अच्छा जी चलें जी मछली खाने चलते हैं, तालाब से ताज़ा मछली खाएंगे। दूसरा, वो ये रेसिपीज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो वो तो कम से कम 200 किस्म की मछली बिक रही हो इसी सड़क, और वो हो भी स्पेसिफिकली मछली का पॉइंट होगा तो लोग ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप हमेशा सर कोई ना कोई बिजनेस का एक ऐसा दे के जाते हैं। अच्छा, इसमें ना हम नहीं कुछ, हमारे जो लोग हैं उनके अंदर इनोवेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि सब्ज़ी की दुकानें हैं ना, वो 5000 दुकानें हैं, तो 5000 की 5000 एक जैसी दुकानें हैं,
किसी आदमी ने नहीं सोचा कि भाई चले मैं ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से सब्ज़ी बेच लूँ। वो जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं वो नहीं है वो हमारे नहीं है। अंदर। अच्छा, खाने भी नहीं, जैसे अब तरबूज़ है, वो एक ही, अगर मेरा दिल करता है मैंने तरबूज़ खाना है तो मुझे वो 5 किलो का तरबूज़ लाना पड़ेगा। मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं तरबूज़ खाना चाहता हूँ तो मेरे पास कोई रास्ता है, वो 5 किलो वाला तरबूज़ लाऊंगा, उसी को काट के खाऊंगा। ठीक है, तो वो उसको बेचने के अंदाज बदलने चाहिए। आम है, उसको काटने के बेचने के वो अंदाज बदलने चाहिए। ठीक है ना जी। लेकिन सर वो फिर इसमें अगर हम चलें बिजनेस में ही थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा वो हैंडलिंग का मसला आ जाता है, शेल्फ लाइफ मेंटेन करनी होती है। सैलड्स का बीच में थोड़े से बिजनेस स्टार्ट हुए थे, जैसे ये अभी आएंगे ना, फ्रूट्स का सीजन है, मौसम में गर्मा स्टार्ट होगा, तो तब इनके हैंडलिंग का भी तो मसला होना शुरू हो जाता है ना। क्या हैंडलिंग का, देखें, अगर मैं क्योंकि आइटम है ना सर, खराब होना आपको बताता हूँ, मैं आम बेच रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं टब में ठंडे करके आम, और मैं आम खरीदना चाहता हूँ तो मैं एक आम खरीदना चाहता हूँ तो मुझे वो काट के स्लाइसेस में वो एक प्लेट में रख के दे दे, या किसी छोटे से वो प्लास्टिक वाले डब्बे में मुझे सर्व करे, तो वो अपने 10 रुपए ऊपर ले ले, तो उसकी भी सेल बढ़ जाएगी और मेरी भी डिमांड पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, सर हमेशा जो है वो कोई ना कोई बिज़नेस आइडिया भी दे देते हैं हमेशा जब भी हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का ये हिस्सा आपको पसंद आया होगा। हमने मछली के हवाले से बड़ी इन डिटेल डिस्कशन की। ब्रेक के बाद हमने आलमी मंजरनामे पर थोड़ी डिस्कशन करनी है, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि यूएसए की तरफ से वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया गया है। कुछ दिन पहले हमने ये देखा, और अब उनके जो सदर हैं उनको गिरफ़्तार करके वाशिंगटन के अंदर कोर्ट्स में ट्रायल के लिए पेश कर दिया गया है, जहां पर निकोलस मादुरो जो कि वेनेजुएला के सदर हैं उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड कर दिया गया है। यूएसए का ये कहना है कि ये सारा मामला ड्रग्स के रिलेटेड है और निकोलस मादुरो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं ड्रग्स ट्रैफिकिंग के अंदर। यूएसए के अंदर जितनी भी ड्रग्स आ रही हैं वेनेजुएला के थ्रू होते हुए, उसमें वेनेजुएलियन सदर इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये सारा हमला इस सारी चीज़ का किला कमा करने के लिए किया गया है, जबकि वेनेजुएला का ये मौक़िफ़ है कि ये हमारे तेल के ज़ख़ायर पर कब्ज़ा करने के लिए किया गया है। वेनेजुएला के तेल के ज़ख़ायर की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के ज़ख़ायर वेनेजुएला में मौजूद हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि हम उस तेल को निकालेंगे, रिफ़ाइन करेंगे और फिर उसको बेचेंगे, जिसको यूएसए भी जिसको चाइना भी ख़रीद सकता है और रशिया भी ख़रीद सकता है। तो अब आलमी मंजरनामा क्या होगा आगे जाकर, इसका इम्पैक्ट दुनिया पर क्या पड़ेगा, ये जो हमें ख़दशा है कि कहीं हम तीसरी जंगी अज़ीम की तरफ तो नहीं चले जाएंगे, क्या उस तरफ बात जा रही है, या सिर्फ ये एक रीजनल मामला है और अमेरिका अपनी साख्त बचाने की कोशिश कर रहा है रीजन की हद तक, और वो जो मनरो डॉक्ट्राइन की बात की जाती है ये सारा उसका मामला। इस हवाले से तफसीरन बुखारी साहब से जान लेते हैं। जी बुखारी साहब, बताइएगा कि अब इसके अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो दुनिया पर इम्पैक्ट क्या होगा इसका। अमेरिका दिखा रहा है कि मैं एक बड़पार हूँ, मेरे पास ताकत है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और इंटरनेशनल कवानीन के बारे में कहा जा रहा है, ट्रंप ने बयान दिया रिसेंटली कि मैं इंटरनेशनल कवानीन को नहीं मानता, मैं खुद जिस चीज़ को मॉरली सही समझूंगा मैं वो करूँगा, जिसको गलत समझूंगा वो मैं नहीं करूँगा। अच्छा, इंटरनेशनल जो कवानीन हैं वो कवानीन को छोड़ें, वो एक ही लॉ को देखते हैं, बैन अवी तौर पर एक ही कानून है, और वो कानून है माइट इज़ राइट। ठीक है ना, अगर आपके पास ताकत है तो वो कानून आपका अपना ही है। बस जैसे वो कह रहे हैं कि जी मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं अपने आप को खुद ही रोक सकता हूँ किसी काम करने से। ठीक है ना, तो ये बड़ा खुला ऐलान है कि जी राइट इज़ राइट। और अब तक जो यूनाइटेड नेशंस का रोल रहा है, या यूनाइटेड नेशंस बना है, और तब से बुनियादी तौर पे उसका किरदार था कि वो आलमी जंगों को रोके। ठीक है ना, तो उसमें तो किसी हद तक कामयाब रहा। लेकिन अगर आप यूनाइटेड नेशंस को, जो दुनिया में बैन अवी कवानीन को इम्प्लाई करने का और अप्लाई करने का और दुनिया में अमन कायम रखने के लिए सबसे बड़ा इदारा है, तो उसके रोल को आप ये देखें तो उसमें आपको अमेरिका डोमिनेट करता हुआ नज़र आता है। अभी भी ये वेनेजुएला की जो सूरत हाल हुई है, उसमें सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, तो वो सलामती कौंसिल के इजलास या वहाँ पर जो फाइंडिंग्स हैं या रेजोल्यूशंस है, उसको कौन देखता है, कौन परवाह करता है। ठीक है, यही अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीर के मसले पर हैं, तो क्या हुआ, यही करारदादें फ़लस्तीन के मसले पर हैं, तो क्या हुआ। ठीक है, तो दुनिया में एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि आपने एक तो अपनी जंगें खुद लड़नी है, आपकी जंग किसी और ने नहीं लड़नी। आप ये तवक्को करते रहें कि जी हमें फ़लाँ मुल्क आगे हिफाजत करेगा, फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन आगे हिफाजत करेगी, ऐसा नहीं है। तो आपने अपनी जंगें खुद लड़नी है, अपनी हिफाजत खुद करनी है, अपनी इकानमी को खुद बिल्ड करना है,
और आप ताकतवर हैं तो आपकी कोई बात सुनेगा, कमज़ोर की कोई बात नहीं सुनेगा। वेनेजुएला की अगर हम ज़रा मंजर देखें तो वेनेजुएला साउथ अमेरिका, बरआज़म साउथ अमेरिका का मुल्क है, और साउथ अमेरिका की जो ऊपर वाली साइड है, जो अमेरिका की तरफ आती है, नॉर्थ की साइड, वहाँ पर वाक़ई है, लातीनी अमेरिका। तो ये एक तरफ कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन है इसके, और इसके जो हमसाये हैं वो कोलंबिया, ब्राज़ील, टोबैको और ट्रिनिडाड, ये इसके हमसाये हैं। और जैसे आपने कहा कि तेल की दौलत से मालामाल है, अब तेल, इतना तेल है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल का ज़ख़ीरा है और वो तेल बेचता भी है, उसके बावजूद बड़ी गुर्बत है वहाँ पर, ठीक है ना। 53% ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन इन वेरी हाई पॉवर्टी, ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। तो आप ये इसी से देख लें कि भी वहाँ पर लोगों के लिए खुराक ख़रीदने के भी वसाइल नहीं होते, ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका की जो सूरत हाल है, वहाँ पर बेशतर ममालिक जो है वो इसी कैफियत से गुजर रहे हैं। अच्छा, उनके पास मादनियात भी बेतहाशा हैं, उसके बावजूद वो इस कैफियत से गुजर रहे हैं। तो क्या है, एक तो मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, कि एक इस मिसाल को आप सामने रख लें तो ये पूरी दुनिया के लिए भी एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास वसाइल भी हैं, बेपनाह ज़खायर भी हैं मादनियात के, और अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, आपके इंतज़ामी मामला ठीक नहीं है, तो वो ट्रांसमिट नहीं होंगे आपकी आवाम तक, और मुल्क में भी जो है खुशहाली नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे हम जब सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब के वो जो तेल के ज़खायर हैं समंदर से निकाले हैं, अगर वहाँ पर आराम को ना जाता और ये जाके काम ना करते तो शायद वहाँ मुश्किल हो जाती। जैसे हमारी सूरत हाल, सैंडक की सूरत हाल देख लें, हमारे पास कोयले का दुनिया का बड़ा ज़ख़ीरा है, हमें उसे नहीं निकाल पा रहे, तांबे और सोने के ज़खायर हैं, हम नहीं निकाल पा रहे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब वहाँ अगर गुर्बत है और मेल एडमिनिस्ट्रेशन है तो फिर वो लोग जो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जहाँ जहाँ ये सूरत हाल है वहाँ पर लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और ये सारा कुछ होता है, ठीक है। अब अमेरिका को ये जो उसकी ये सिमत है, उससे हर वक्त जो है ना वो खदशात भी रहते हैं, क्योंकि अमेरिका तरक्की कर गया, ठीक है, अमेरिका आगे निकल गया, उसकी इकॉनमी मजबूत है, वहाँ पर रहने वाले शख्स की जो पर कैपिटा इनकम है वो मजबूत है, तो लोग हर आदमी उस तरफ भागता है। सर, इस पे इन डिटेल इसका एक ब्रेक का वक्त हो गया है नाज़रीन, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम वेनेजुएला के हालात के ऊपर इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये अब ऊँट किस करवट बैठेगा, इसके हालात आगे मुस्तकबिल में क्या होंगे, इस पर इन डिटेल डिस्कशन करते हैं। लेकिन हमारे रिपोर्टर जो हैं वो इस वक्त वेदर की सूरत हाल देने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हसन, क्या सूरत हाल है वेदर की? जी तिहामा, शहरियोलिया, मुल्तान और गिरदोनवा की अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान शहर का मतला आज सुबह सवेरे से अबर आलूद रहता हुआ दिखाई दे रहा है, और गुज़िश्ता जिस तरीके से कल से ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा था कि आइंदा 2 रोज़ तक मुल्तान शहर का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आज सेम उसी तरीके से मुल्तान शहर का मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब चूँकि सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है तो फुल 100% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि अगर गिरदोनवा में धुंध के हवाले से बात करें तो धुंध की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद इस मोटरवे M4 और M5 को गुज़िश्ता रात से ही हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। M4 सब सेक्टर की बात की जाए तो अब्दुल हकीम से शेर शाह तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद है। M5 की बात की जाए तो मोटरवे M5 शेर शाह से ज़ाहिर पीर तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद किए गए हैं, और जो डेंस फोग में विजिबिलिटी है वो मोटरवे पर तकरीबन 30 to 50 मीटर्स तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि अगर शहर की बात की जाए तो शहर में विजिबिलिटी 200 मीटर तक रिकॉर्ड की जा रही है। आइंदा आने वाले दिनों के वाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन रमा हफ्ते में और आइंदा आने वाले हफ्ते में फ़िलहाल बारिशों के इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि
18 जनवरी से मुल्तान शहर में बारिशों का स्पेल स्टार्ट होगा जो 2 से 3 रोज़ पर मुश्तमिल होगा, जिसके बाद से सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई देगी, दर्जा हरारत कम होता हुआ दिखाई देगा और इसी के साथ साथ जो फॉग की सूरत हाल है ये भी इसी तरीके से बरकरार रहती हुई दिखाई देगी। जी जी हसन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीरन आगाह किया कि इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह हसन बता रहे थे कि आने वाले दिनों में अब सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा, तो उसी तरह हमने अब अपना एहतियात भी करना। और जिस तरह प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने इन डिटेल इस पर बात की कि ये जो गाइडलाइंस हमें दी जाती हैं डॉक्टर्स की तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उस पर मिनोअन अमल करना इसमें करना चाहिए, तक इसमें हमारी अपनी ही बेहतरी है। मुखर साहब, आप इस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहेंगे कि 18 जनवरी से अब वो जो ड्राई स्पेल था वो ख़त्म हो रहा है, बारिशों का थोड़ा सा इम्कान है, ताकि ये जो ड्राई वेदर है इसको भी ख़त्म हो, लेकिन उसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा। इससे आगे की सर्दी तो माइनस में ही होती है। बिल्कुल 3 डिग्री पे तो हम आ चुके हैं। हाँ, तो इससे ज़्यादा जो है वो सर्दी और क्या होगी। बिल्कुल। तो खैर ये इसको एंजॉय करें और चिल करें, चिल करें जैसे बात ये जो दिन है ये हम पहले ही भी कह रहे थे कि इस दफ़ा सर्दियाँ लेट आएंगी और जनवरी में सर्दी आएगी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। हाँ, जो हम नवंबर दिसंबर खास तौर पे फैसिनेट किया जाता था सर्दी के हवाले से, बहुत सारी शायरी हुई भीगा भीगा सा दिसंबर है, तो वो जो है अब मुंतकिल हो गया है जनवरी में। तो अब सर्दी है, बस जरा एहतियात करें, कुछ गर्म चीज़ें, गर्म कपड़े खास तौर पे इस्तेमाल करें इस मौसम में। अपने जो भी आपने लिबास पहना हुआ है उसके अंदर से वो गर्म बुनियान मिलते हैं, वो एक ज़रूर पहने। वार्मर्स आजकल मिलते हैं, वो पहने जा सकते हैं। अगर आपके पास वसाइल हैं तो मिल जाएंगे, नहीं है तो लंडे से लेके कोई बुनियान मोटा वो जो है वो वूल के भी मिल जाते हैं, बिल्कुल आप पहने तो आपको गर्म रखेंगे। और बच्चों को भी खास तौर पे इस सर्दी से बचाएं, क्योंकि नमूनिया की शिकायत जो है वो बहुत खौफनाक हो जाती है और वो फिर जो है कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है और सांस की बीमारियां भी जो फैलती हैं। तो इससे बचने के लिए कोशिश करें कि बच्चों को वक्तन फ़क्तन भाप दें, घरों को जो है वो गर्म रखें, कोशिश करें कि भी बच्चे सर्दी में बाहर ना निकलें। तो ये सूरत हाल है, इससे कोशिश करें जितना बच सकते हैं। मंजूनाफा पे थोड़ा सा चलते हैं, बात करें, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम रह गया। मैं चाहूँगा थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा कि अब आगे आउटकम इसका क्या होगा। वेनेजुएला जो है वो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, वहाँ प्रेसिडेंशियल सदारती निज़ाम है। तो अब जो कुछ हुआ है उसमें तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है और दुनिया भी फोर्सी कर रही है कि अमेरिका ने वो वहाँ के तेल के ज़खायर और वहाँ मेल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हुए ये सारा कुछ किया है और उसका बड़ा वाज़ेह जो इक़दाम वो कर रहे हैं उससे भी नज़र आ रहा है कि वो अब तेल को खुद बेचेंगे, वेनेजुएला के तेल को। अच्छा, वहाँ का निज़ाम हुकूमत वो खुद कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना जी। और अभी उन्होंने $100 अरब की इन्वेस्टमेंट का वो ऐलान किया है, वो प्लान कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक मॉडर्न वर्ल्ड में एक कब्जा है, ठीक है ना, जो हो गया है। और लेकिन सर ये सिर्फ तेल है या इसकी वजह वो जो अमेरिका की साख्त की बात की जा रही है, वो जो यूनिपोलैरिटी की बात की जाती थी, एक ही चौधरी है पूरी दुनिया का, वो दुनिया पर रूल कर रहा है, लेकिन अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की जा रही थी। चाइना भी उठ रहा है, साथ साथ ईस्टर्न ब्लॉक, चाइना और रशिया दोबारा उठ रहे हैं, इधर पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट भी हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, ये सिर्फ तेल का मामला नहीं लग रहा। यकीनन ये जो नई सूरत हाल है दुनिया की और वेनेजुएला के मामले पर भी रूस और चीन का शदीद रद्द-ए-अमल आया है, इसी तरह ग्रीनलैंड की सूरत हाल पर भी जो है। अच्छा, अमेरिका के जो अज़ाइम है इस वक्त वो सिर्फ किसी ख़ास खत्ते तक महदूद नहीं, पूरी दुनिया में उसकी जो मंजरनामा वो बदल रहे हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो है वो चीज़ें बदल रहे हैं, तो वो उसकी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में देखें ना, उन्होंने नेटो पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। जो ग्रीनलैंड जो नेटो का पार्ट है उसके खिलाफ ही कह दिया कि हम इस पे कब्जा कर लेंगे। वो इस पे आप देख लें कि भी क्या सूरत हाल दुनिया की बदल रही है। और उनकी ताज़ा जो स्टेटमेंट है उन्होंने कहा जी अगर हम कब्जा नहीं करेंगे तो ये यहाँ हमसाया जो है वो रूस और चीन बन जाएगा। तो रूस और चीन में से किसी को हमसाया नहीं बनने देंगे अमेरिका का। तो इस आप देख लें कि भाई उनको खुद भी ये सबसे बड़ा खदशा रूस और चीन का ही है, जिसको वो देख रहे हैं और उसके लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया ना वो डिस्टॉर्शन की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही तेज़ी से। जो सारे इक़दाम हो रहे हैं वहाँ पर भी जो बाकी ममालिक हैं उनकी भी एक हद होगी ना ये बर्दाश्त की, कहीं ना कहीं रिएक्शन जो है वो रद्द-ए-अमल खौफनाक आ सकता है। और इस वक्त एक अनरेस्ट की पोजीशन है। वो
प्रेसिडेंट ट्रंप तो क्लेम कर रहे हैं कि वो पीस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पीस के साथ साथ जो है वो अनरेस्ट की भी सूरत हाल अच्छी नहीं है, दुनिया के लिए भी अच्छी नहीं है। हेनरी किसिंजर ने सर अपनी बुक में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भी लिखा था ना, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, गालिबन वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, नाज़रीन मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि अमैस किए जा रहे थे, लोगों को अपना खदशा पड़ गया था, उसके बाद फिर कि हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा, और उसके बाद फिर हम जंग अजीम की तरफ चले गए। एक पॉइंट उनका ये भी था कि कॉजेज़ में जब वर्ल्ड वॉर की बात की जाए तो कहीं हम उस तरफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि अब जैसे आप कह रहे थे माइट इज़ राइट का वर्ल्ड है, इंटरनेशनल लॉ तो ख़त्म हो चुका है। देखें, इस पर थेरीज भी हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की और पॉलिटिकल साइंस की थेरीज भी मौजूद हैं कि दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है जी, ठीक है, और कोई भी चिंगारी जो है वो किसी भी वक्त जो है दुनिया को तबाही की तरफ ले जा सकती है, और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफा हो रहा है, इसमें कमी नहीं आ रही, हम इसे डिफ्यूज़ नहीं कर पा रहे दोनों तरफ। एक तो ये है कि रवैयों में भी जो है वो रिजिडनेस आती जा रही है, और फिर साथ साथ जो हमसे मुराद सारी दुनिया जो तैयारी कर रही है उसके लिए, जो आप हथियार बना रहे हैं, जो खौफनाक असला जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस बुनियादी तौर पर तो हम तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसको दुनिया भर में डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर इसे नहीं डिफ्यूज़ किया जाता और हालात इसी तरह रहते हैं तो ये मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, और इसका सबसे बड़ा जो बोझ है वो अमेरिका के कंधों पर आता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर ही है, और ख़ास तौर पर अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक ही सुपर पावर है, बाकी तो डेवलपिंग नेशंस हैं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, और बड़े आसान अल्फाज में आपने समझाने की कोशिश की कि इस वक्त क्या सूरत हाल और आलमी मंजरनामा किस तरफ जा रहा है। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। अब ब्रेक के बाद हमारे साथ हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे, और हमारे साथ नए गेस्ट मौजूद होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने तफसीलन आलमी मंजरनामे पर डिस्कशन की और जानने की कोशिश की कि अब ये जो वेनेज़ुएला पे हमला किया है यूएसए ने, इसके रेपरकशंस क्या होंगे, इसकी वजह से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा, और जो इन डिटेल तज्ज़िया था बुखारी साहब का, उससे आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है प्रेगनेंसी रिलेटेड इशूज़ के हवाले से, और ख़ास तौर पर आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ये जो न्यू पेरेंट्स हैं उनके हवाले से होगा। किस तरह के मसाइल आ सकते हैं, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, कब कराना चाहिए, सिज़ेरियन क्या होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें क्या किस तरह के मसाइल हैं, डॉक्टर के पास कब जाना है। तो इन सारी चीज़ों पे इन डिटेल डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुबीना अख्तर साहिबा, जो कि बड़ी मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक है मैम? ठीक ठाक। नाज़रीन इन्हीं के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान नियाज़ी साहब, जो कि एक सिंगर हैं, ये भी बहुत मारूफ सिंगर हैं साउथ पंजाब के, और ख़ुद तो सिंगर हैं ही हैं, आने वाले जो हमारी नस्ल है उसको भी ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों को सिखाते भी हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं, सिंगिंग करना सिखाते हैं कि किस तरह सिंगिंग करनी है। हमारा ये अक्सर गिला रहता है ना कि हमारे यहाँ फ़नून लतीफ़ा पे काम नहीं किया जा रहा, सिखाया नहीं जा रहा, स्किल्स इम्पार्ट नहीं की जा रही, कोई स्कूल्स नहीं है। तो ये एक नेक काम कर रहे हैं, इनसे हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। सर मैं आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगा, आपने ख़ुद सिंगिंग का आगाज़ कब से किया? अक्सर औक़ात ना इस तरह का टैलेंट स्कूल में पहचाना जाता है, वो जो कंपटीशन होते थे बस में। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि बेसिक जो स्टार्ट था मेरा वो स्कूल से ही था। स्कूल्स में कंपटीशंस हो गए, नाच कंपटीशन, सिंगिंग का जो भी था, तो ये मेरा एक म्यूज़िक का जो सफ़र है ये स्कूल से स्टार्ट हुआ, फिर कॉलेजेस पे आ गया, कॉलेजेस पे फिर बाकायदा स्टेज पर परफॉर्मेंसेस करने लग गया। इसी तरह फिर जब आगे नेक्स्ट लेवल में गया तो पता ही नहीं चला कब से फिर इसको प्रोफेशनल करने लग गया। अच्छा, वो पहला होता है ना कि इंसान को पहली दफ़ा टैलेंट पहचान लिया जाता है, वो असातिज़ा ने पहचाना था या पेरेंट्स को पहले से पता था कि हाँ इसमें ये थोड़ी सी मेरे लिए थोड़ी आसानी इसलिए भी थी क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो म्यूज़िक से रिलेटेड है। ओके, तो ये मुझे एक ब्लड में मिला है। तो एक वो आर्टिस्टिक जो होता है ना तबीयत, वो अंदर ही होती है बंदे के। तो कुछ तो यही होता है कि पहचानना पड़ता है, लेकिन बाय बर्थ एक चीज़ होती है कि जो आप जब होश संभालते हैं तो आपको पता है कि यार ये एक आर्टिस्ट है। पैदा होता ही पता होता है कि ये आर्टिस्ट है आज। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि ये हमारा जो फ़नून लतीफ़ा से जितने भी लोग आर्टिस्ट हज़रात मुंसलिक होते हैं ना, वो उनका ज़रिए माश का बड़ा इशू होता है कि हमने अपना सर्कल भी चलाना है। आजकल हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ा बेहतर हो रहा है क्योंकि थोड़ा ट्रेंड जो है ना आजकल का जो दौर है वो
ट्रेंडिंग है तो कोई किसी भी चीज़ का ट्रेंड आया है तो वो फिर चला। आज का जो दौर है वो म्यूज़िक का ट्रेंड है, इसकी वजह से ये कि सबको एक जो है मसरूफियत लोग सुनना चाह रहे हैं, थोड़ा हाँ सुनना भी चाह रहे हैं और काम भी मिल रहा है लोगों को। लेकिन हमारे जो साउथ पंजाब में जो ये वाली पट्टी है ना, इसमें थोड़ा इशू था बड़ा। अच्छा, तो काफ़ी जो ज़रिया माज इनका म्यूज़िक से रिलेटेड था तो उनको बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ये है कि अब इदारे जो हैं हमारे, उन्होंने भी ज़रा इस पर फोकस किया, काम किया है, स्टार्ट किया अभी है। आजकल तो मौसम भी ऐसा ही, अब लोग मौसम भी ऐसा एंजॉय कर है, रहे हैं। अच्छा, दूसरा है कि ये आजकल ट्रेंड भी एक चेंज हुआ है। पहले होता था एल्बम सेल होते थे और लोग वहाँ से सुनते थे, फिर बीच में सिंगल ट्रैक्स आना शुरू हो गया, अब दोबारा लोग एल्बम सुनना चाह रहे हैं, उसके ऊपर एक आर्टिस्ट के बारे में बताइएगा, ऐसे ही है? ये बड़ा आसान हो गया। वही ना मुश्किलात जो पहले थी ना, वो पहले तो जिसका भी था कि यार एक सिंगर बनने के लिए आपको एक एल्बम करना ज़रूरी है कि उसके पहले 6 से 7 ट्रैक हों, उसको फिर वो कंपनी रिकॉर्ड से कराया जाए, रिलीज करने के लिए लेबल क्या से। करे, पहले रिकॉर्ड करे, वो प्रोसेस से बड़ा गुजरना पड़ता था। तो अब ये कि बड़े सोशल मीडिया ने बड़ी चीज़ को आसान कर दी है कि आप एक छोटी सी चीज़ को बनाते हैं, उसको आप अपलोड करते हैं तो आपको पता ही नहीं होता, वो रातों रात वायरल हो जाती है, तो लेकिन वहाँ से फिर आप वो स्टार भी बन जाते हैं। अलमिया ये भी है ना कि उसी के साथ स्टिक कर जाते हैं, आर्टिस्ट पे ग्रो ही नहीं करते, उसी को कैश करते इसका रहते ये हैं। बड़ा इफेक्ट हुआ है कि ये जो है सुबह उठे हैं तो वो स्टार बने हुए हैं, तो उस चीज़ ने म्यूज़िक जो था ना कि सीखना है, सीखने का प्रोसेस वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि उसे पता है कि मैंने एक चीज़ अपलोड की है, मेरे व्यूज़ भी आ रहे हैं, मिलियंस में जा रहे हैं, मुझे अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है सीखने की। मैंने माइक पकड़ा है तो इसका मतलब मैं सिंगर हूँ, तो वो सिंगर हो गया। तो ये प्रोसेस ख़त्म हो गया जो एक था ना, एक प्रैक्टिस होती थी, तो बेसिक चीज़ें होती थी, क्लासिकल उसमें ऐड होता था, एक जिसे रियाज कहते थे, प्रैक्टिस जी, कि वो सुबह उसकी 3 टाइम वो रियाज कर रहा है, बैठा है सिंगर, तो बड़ी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी। अच्छा, जैसे अभी आप ये मेहनत की बात कर रहे हैं ना, आपसे सीखने की बात की, सुर, ताल, लय, और ये इन सारी चीज़ों पे बड़ी मेहनत की जाती थी। अभी आजकल तो बेताले भी जाते हैं स्टूडियो में और वो ऑटो ट्यूनर लगाते हैं और उसके बाद का दौर आ गया, कंप्यूटर का दौर आ गया है। उसे पता है कि मुझे प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, मैंने जाना है माइक के आगे खड़ा होना है, कंप्यूटर ने मेरा वोकल ट्यून भी उसने मेरा बिल्कुल उसने क्लीन कर देना है और उसको सुरीला भी कर देना है, उसको बड़ा अच्छी क्वालिटी में भी हो जाएगा, तो मुझे प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है। वो रिवर्ब तो ये शिवर्ब लगा चीज़ें के इसलिए ख़त्म होती जा रही है। डॉक्टर रुबीना, आपकी तरफ आऊँगा। अब मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि आप म्यूज़िक सुनना पसंद करती हैं, आजकल तो मौसम भी इस तरह का है, किस तरह का जॉनरा, किस तरह का एंजॉय करती हैं? है म्यूज़िक तो म्यूज़िक तो मेरा ख्याल है चाहे बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, नौजवान, ये तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और आप कितने बाज़ औक़ात आप परेशान हो या आप कोई काम में मसरूफ़ हों और अगर आप साथ इवन स्टडी कर रहे हो और अगर आप म्यूज़िक साथ हल्का हल्का सुन लें तो मेरा ख्याल है कि एफिकेसी जो है ना बढ़ जाती है। ये जो आपने ये स्टडी वाली बात की ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, वो हेडफोन्स लगा के कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह का जॉनर आप एंजॉय करती हैं या मूड पे डिपेंड करता है? हर तरह का। हर तरह का। कोई सिंगर्स पसंद हो? सिंगर्स तो जो थे आजकल के जो हैं वो तो आप देख लें कि तकरीबन मेरा ख्याल है सब भी अच्छे हैं जिनका गाना हिट हो जाए। मेरा तो क्या है जो वायरल हो जाए। हाँ जी, जो वायरल हो जाए बस वही जो है ना बहुत अच्छा लगता है। बाकी आपको पता जब पुराने ज़माने के तो वही नूर जहाँ जो थी और जो मैडम और इसके अलावा मेहदी हसन थे, इनका तो कोई नेमुल बदल जो है ना वो अभी तक कोई भी नज़र नहीं आता। अच्छा डॉक्टर रुबीना साहिबा, आज अब मौजू पे चलते हैं। हमने आज न्यू पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम किया है, इसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर मैं आपसे जानना चाहूँ किस तरह के मसाइल आते हैं अमूमी तौर पर, जिसको आपको लगता है कि न्यू पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उस चीज़ों में गलतियाँ करते हैं, ताकि सबसे पहले उन चीज़ों को पे तो रोशनी डाली जाए ना। पहले तो मैं न्यू पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं ना उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ख़ास तौर पे तो दोनों बड़े एक्साइटेड होते हैं, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, बच्चा भी और बच्ची भी जो दोनों होते हैं, लड़का लड़की दोनों, तो वो जो है ना उनको थोड़ा सा रिलैक्स पेरेंट्स करें। बाद में ऐसा होता है कि घर का माहौल आते ही टेंस हो जाता है, कोई जहेज़ के बातें शुरू हो जाती हैं कि जहेज़ नहीं लाई, कोई जो है वो लड़की के वालिदैन को लड़के से शिकायत शुरू हो जाती हैं। तो वो पहले ही जब प्रेगनेंसी होती है तो वो माहौल बड़ा टेंस होता है, तो उससे जो होता है ना वो उन पर बड़ा प्रेगनेंसी पे जो है ना वो नेगेटिव असर पड़ता है।
तो इसलिए जो है ना सबसे पहले तो पेरेंट्स का मैं कहूँगी कि जो चाहे वो लड़के के वालिदैन हैं चाहे लड़की के वालिदैन हैं, कि वो जो है ना आपस में लड़ाइयाँ बिल्कुल भी ना करें, और कोई भी घर में ऐसा तनाव या कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो अपना जो नई नवेली दुल्हन है और दूल्हा है या उनके जो न्यू पेरेंट्स हैं उनके जो है ना माहौल पे असरअंदाज करे, ताकि जो है ना वो आगे बच्चे में ट्रांसमिट ना हो। अच्छा मैम, ये जो आप मसाइल बता रही हैं ये आज भी हैं 21वीं सदी में भी इस तरह के मसाइल मेरा पेश ख्याल है कि ज़्यादा है। आप ड्रामे देखें टीवी के, आप ड्रामे देखें, बल्कि बाज़ औक़ात मैं समझती हूँ कि बाज़ औक़ात पढ़े लिखे भी जिसे कहते हैं ना वो भी इस कदर मतलब के जाहिल बने होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगरचे तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बंदे को सुलझाती है और बंदे को एहसास दिलाती है कि किसी के एहसासात का क्या कैसे उनको डील करना चाहिए, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें मैं चाहूँगा कि अगर आप बताएं कि अमूमी तौर पर लोग, जैसे आप बता रही हैं कि टेंस माहौल तो होता ही है, उसी के साथ साथ पेरेंट्स किस तरह की गलती करते हैं? न्यू पेरेंट्स जैसे ही वो प्रेगनेंसी होगी ना, खाना पीना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है फीमेल की तरफ से, ये बिल्कुल ठीक है या अमूमी डाइट जो आपकी नेचुरली चल रही होती है वही करनी चाहिए? देखिए, जब प्रेगनेंसी होना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप डाइट में जो है ना ज़्यादा फल, सब्जियाँ और जंक फूड नहीं। जंक फूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना सिर्फ वो अपनी जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन जो है उस पर असरअंदाज होता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई कर सकता है, उसको ज़्यादा पेप्सियाँ और ज़्यादा कई कहते हैं कि हमारी रोटी बाजी हज़म नहीं होती जब तक हम हाँ पेप्सी ना पिएं या 7 अप ना पिएं, तो वो उससे परहेज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ या बच्चे किसी को भी अगर होगा ना शुगर या ब्लड प्रेशर, तो वो फिर जाके तो असरअंदाज होगा बच्चे पे। तो इसलिए बेहतर तो ये है कि उनको ना इन चीज़ों से परहेज़ कराएं, और हाँ हल्का फुल्का वॉक कराएं उनको डेली, और उनको ना जहाँ उनको फ्रेश एयर मिले, और फ्रूट्स, वेजिटेबल, गोश्त, सब्जी, ये सारा उनको। वो जो देसी डाइटें होती थी, वो लड्डू, गोंद के लड्डू, आई थिंक पिनिया और वो सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं। मैं तो मना करती हूँ, मैं इसलिए मना करती हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर किसी का बीपी थोड़ा सा भी बॉर्डर लाइन पे, तो उनको मैं कहती हूँ कि ये जो पंजीरियाँ बना बना के खाते हैं आप, तो ये आपको ज़्यादा तंग करेगा। हाँ, मैं उन्हें बल्कि बात करती हूँ अगर बहुत शौक है तो आफ्टर डिलीवरी आप थोड़ी सी इस्तेमाल कर लें, उसमें ये है कि चलें आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। लेकिन ये है कि लें ज़रूर थोड़ा बहुत, हर चीज़ थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा है ना कि बाज़ार की चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि अगर उसमें खुदा ना खास्ता आपका पेट भी ख़राब हो जाता है खाने से बाज़ार की चीज़ें या कुछ, तो वो भी तो बच्चे पे असरअंदाज होगा। डिहाइड्रेशन होगी तो डेफिनेटली माँ भी सफ़र करेगी और फिर उसके साथ बच्चा भी सफ़र करेगा अगर कोई माँ को प्रॉब्लम होती है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि इसी जिस डाइट की वजह से वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, क्या प्रेगनेंसी के साथ फीमेल का वेट गेन होना ये नॉर्मल है, या हमारी ये जो ईटिंग हैबिट्स हैं इसकी वजह से वेट गेन होना? नहीं, वेट तो गेन होता है डेफिनेटली। देखें ना, एक जो नॉर्मल बच्चा होता है वो 7 पाउंड का पैदा होता है, उसके अलावा आप ज़्यादा भी हो सकता है, 10 तक भी जा सकता है और 5 तक भी जा सकता है, 4 तक भी। तो उसमें ज़ाहिर है कि फिर प्लेसेंटा का भी वज़न होता है, फिर तो वेट तो गेन होता है उसका। तो लेकिन ये है कि जो रूटीन है ना उसके मुताबिक होना चाहिए, ना कि ये देखिए एकदम से अगर वेट बढ़ना लग जाए तो वो भी खतरा अननेचुरली अगर बढ़ रहा है, वो फिर ये खुदा ना खासा औरत को प्री एक्लम्पशिया में तो नहीं जा रही, तो उसका हाइपरटेंसिव या कोई और उसके तो कोई इस तरह के मसाइल तो नहीं है। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम थोड़ा सा उनसे सिंगिंग के हवाले से भी जानने की कोशिश कर रहे थे। जनाब, आप ये बता रहे थे कि अब हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ख़ासतौर पर जैसे सोशल मीडिया का दौर है, इसमें ज़रा मुझे बताइएगा कि लोगों का रुझान किस जॉनर की तरफ होता जा रहा है ना? जैसे मैम बता रही थी कि पहले सिंगर्स होते थे वो अपने नाम से गाने को हिट भी करा देते थे, आजकल तो वो 1 हिट वंडर हैं। वही बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि वही असल म्यूज़िक है। मैडम जी का नाम लिया, खासा मेहदी हसन साहब का नाम लिया कि यही असल म्यूज़िक है, और हम भी इसी चीज़ पे ये कहते हैं कि ये है असल म्यूज़िक, क्योंकि ये एक प्रोसेस होकर आया कि अभी भी इनका आप जब सुन लें म्यूज़िक, तो अभी आपको वो एक
अच्छा लगेगा और नया लगेगा। बिल्कुल ऐसा और ही जब है। भी ओल्ड इज गोल्ड, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ये अब चक्कर खत्म हो गया ओल्ड इज गोल्ड का। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल इनके पुराने गानों को उठा के रिमिक्स हाँ, किया जा रहा है। पुराने मिक्स, गाने हाँ, अभी भी रीमिक्स सुनते हैं कर तो रहे हैं। आपको उस वही मजा देंगे, वो जो ऐसा उस लगेगा टाइम की नया धुन लगेगा। थी वो ही बड़ी हाँ, तो वो मकबूल थी। इसीलिए है कि वो प्रोसेस होके आता था वो गाना, लिखने वाला अलग होता था, कंपोज करने वाला अलग होता था, फिर उसको सिंग करने के लिए एक प्रोसेस होता था, उसकी प्रैक्टिस होती थी, फिर उसका एक म्यूजिक के लिए उस्मान साहब, डिपार्टमेंट अलग होता था। वो डिपार्टमेंट कई वो डिपार्टमेंट से प्रोसेस होके एक गाना जब आता था वो फिर ऑडियंस गोल्ड बनता था। ओल्ड इज गोल्ड बनता हाँ, था। तो अब तो वो जो हम कहते थे ना, हर चीज से गुजरने के बाद फिर एक वो हमें सुना देखिए मिलता पॉलिश था। होकर जब चीज कुंदन निकल बन उस्मान जाता साहब, जैसे आपका अब ताल्लुक भी है, घराना भी है, आप तो उसी घर में पैदा हुए जहाँ पर पहले से म्यूजिक मौजूद था। आपका एक गाना भी बड़ा वायरल हुआ, तेरे मेरे प्यार नू नजर ना लग जावे। अगर मैं चाहूँ कि इस पर गुफ्तगू करने से पहले थोड़े से दो बोल अगर आप हमें इसके हाँ, सुना ये दें। मैं बिल्कुल। और ये बेसिकली ये मेरे नाना जी तोफैल ने साहब के, इसको मैंने दोबारा रिमिक्स किया। अच्छा, माशाल्लाह। तो एक ट्रेडिशनल जो फोक था इसमें वो रंग था और आजकल की म्यूजिक के साथ इसको किया है। तो इसको मैं करता हूँ जरा। जनाब पेश कीजिएगा, ये माइक आपके सामने मौजूद है। बहुत खूब। अच्छा, अब इस गाने के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तुफैल नियाज़ी साहब के बारे में आप बता रहे थे, ये कंपोजिशन मेरे भी नाना किसकी? जी जो कि जी बड़े लेजेंड जी। आर्टिस्ट हमारे फोक के जिन्होंने बड़ा नाम किया पाकिस्तान में, बिल्कुल। और पाकिस्तान का दूसरे ममालिक में बड़ा नाम किया, जिनका एक मुनफरिद अंदाज अपना म्यूजिक का लेकर इंट्रोड्यूस कराया कि फोक में उन्होंने क्लासिकल को ऐड किया, जो उनके बारे में बड़ी मशहूर बात है कि ये ट्रेंड तो फैल साहब ने दिया बिल्कुल। कि फोक को एक हम क्लासिकल डिफरेंट शक्ल में भी गा सकते हैं। तो ये उन्हीं की चीज़ थी बड़ी। तो मेरा था कि इस चीज़ को ज़रा दोबारा कंपोजिशन भी तुफैल नियाज़ी हाँ साहब की है? बिल्कुल, उन्हीं ठीक का है। ये सॉन्ग था उस दौर में, बड़ा ये हिट था इनका, एक अच्छा एक। बिल्कुल। तो तुफैल नियाज़ी साहब का तो बड़ा नाम और हाँ इस बिल्कुल हमारे। बिल्कुल, तो उन्हीं की चीज़ मैंने कोशिश की कि इसको आजकल के म्यूजिक के साथ किया तो बड़ा अच्छा, ये जो हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं ना, इनके सॉन्ग्स के राइट्स का भी बड़ा इशू है कि किसके पास हैं किसके पास नहीं है। हाँ, मैडम नूरजहां के सॉन्ग्स का भी है। तो ये तुफैल नियाज़ी साहब के जितने भी सॉन्ग्स हैं उनके राइट्स आप लोगों की फैमिली के पास नहीं हैं? नहीं, क्योंकि इस राइट्स का इशू इसीलिए आता है कि ये उस दौर में कंपनीज होती थी जी जो रिकॉर्ड्स करती थी। अब जिन्होंने नूरजहां जी को, मेहदी हसन साहब को, तुफैल नियाज़ी साहब को रिकॉर्ड किया है, अब उनके पास जो चीज़ें हैं तो वो अपना कर रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके पास राइट्स नहीं है तो वो अपलोड कर रहे हैं, वो गा भी रहे हैं। आज कल जो है ज़्यादा चीज़ें तुफैल नियाज़ी साहब की गाई जा रही हैं पाकिस्तान आइडल में, क्योंकि वो उनके राइट्स उनके पास थे। तो अब वो बात बड़ी आगे चली जाती है, तो वो ज़्यादा इसलिए गाए जा रहे हैं। वो पाकिस्तान आइडल में वो चीज़ गाई जा रही है जिसके राइट्स उनको मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसका बड़ा इशू नहीं तो होता है। तो इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं और आपसे और भी गुजारिश करेंगे कि आप दो चार जो है वो गीत हमें और मज़ीद भी सुनाएं। डॉक्टर रुबीना, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे गुफ्तगू कर रहे थे, वेट गेन के हवाले से। जैसे आपने कहा कि अननेचुरल वेट गेन नहीं होना चाहिए। इसी में एक चीज़ साथ एक्सरसाइज भी होती है। ख़वातीन एक्सरसाइज नहीं करती प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन अब वेस्टर्न देखते हैं साइड पर और वहाँ पर एक्सरसाइज की जा रही होती है। नॉर्मल है एक्सरसाइज करनी चाहिए हल्की फुल्की? बिल्कुल लाजमी, बल्कि लाजमी करनी चाहिए। आप देखें बाहर के मुल्कों की, जहाँ तक आपने बात की, तो आप मैं स्विट्ज़रलैंड गई थी एक दफ़ा गायनी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, और आप यकीन करें कि वहाँ पे ना ख़वातीन साइकिलिंग करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो कहते हैं कि जी आप साइकिलिंग करें, और क्योंकि साइकिलिंग के बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो मतलब कि उसमें एक्सरसाइज होती है ना आपकी सारी, और इसके अलावा वो घर के काम भी करती हैं और बाहर के काम भी करती हैं। हमारा तो ये है कि समटाइम ना, आप अक्सर मेरे पास ख़वातीन आती हैं ना, मुझे वो कहती हैं बाजी हमें लिख दें कि ना इससे काम नहीं करना, बिस्तर से नहीं उतरना, हाँ इसे आराम करना है। तो मेरी सास को कह दें, या तो मेरा ख्याल है कि ये ट्रेंड हमारा गलत है। हाँ, विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हो जाना चाहिए। आप जो है ना हल्के फुल्के घर के काम करें और वॉक ज़रूर करें, सुबह और शाम 15 मिनट चाहे 20 मिनट आपकी वॉक होनी चाहिए। उससे ये होगा कि आप ना एक्टिव भी रहेंगे और आपके बच्चे पे भी उसका असर। अच्छा, जैसे अभी आप बता रही थी साइकिलिंग की, इसी के साथ साथ हम देखते हैं वेट ट्रेनिंग भी कर रही होती हैं ख़वातीन। अच्छा, इस कंडीशन में वेट ट्रेनिंग नहीं की जा सकती? ठीक है। आप इसमें ये बताइएगा कि बच्चे की हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है अगर आप ख़वातीन एक्सरसाइजेस करती हैं, और अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बताइएगा अगर वो नहीं कर रही और एक्सरसाइज उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है बच्चे की हेल्थ? नेगेटिव इम्पैक्ट तो खैर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, बिकॉज औरत जितना भी लेज़ी हो ना, घर का काम तो उसे करना ही पड़ता है, तो वो घर का काम तो वो करती है।
हाँ, ये है कि अगर वो एक्सरसाइज हल्की फुल्की करती है और वो जो एक्टिव रहती है तो उसका ये होता है कि जो बेबी है उसकी पोजीशन भी ठीक रहती है। अक्सर पे फेलिक हो जाते हैं वॉक करने से, वो सिजेरियन से बच जाती हैं। इसके अलावा जो इनहेल करती हैं, ऑक्सीजन इनहेल करती हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करती हैं, तो वो फिर जो है ना बच्चे को भी वो ज़ाहिर है कि उसका उसमें पॉजिटिव उसके हेल्थ पे इफेक्ट होता है। अच्छा मैम, अब हम जब डॉक्टर के पास सबसे पहले आएंगे प्रेगनेंसी के बाद, वो हमने पहला काम डॉक्टर हमें जो एडवाइस करेंगे वो अल्ट्रासाउंड कराना है। एक तो पहले बताइए कि ये अल्ट्रासाउंड क्या है, क्यों कराया जाता है और ख़ासतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान क्यों कराया जाता है? देखिए, जहाँ तक अल्ट्रासाउंड का सवाल है ना, तो मेरा ख्याल है कि आज के दौर में अल्ट्रासाउंड किसी का ना करना भी, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी गलती है। बिकॉज जो है ना, पहले वो कहते थे भाई जी शीशा लगाओ ना तो तुसी जेड़ा ना वो हो जाता है, बच्चे जो है ना डिफेक्टिव हो जाता है, बच्चे पर असर हो जाता है। जबकि मैं ये बताना चाहती हूँ आपके टीवी के तवज्जो से कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इससे ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर बच्चे में शुरू में कोई डिफेक्ट है तो हम उन्हें बता देते हैं कि जी देखें इसमें ये डिफेक्ट पैदा हो रहा है, तो आप इसको बच्चे को ज़ाया करवा दें, या अगर कोई उसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, मतलब कि उसको बच्चे की इतनी ग्रोथ नहीं हो रही, तो हम उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करते हैं, या उसमें पानी कम है या कुछ भी। तो अल्ट्रासाउंड मेरा ख्याल है कि और एनॉमलीज पता चल जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि अल्ट्रासाउंड के बगैर तो जो है ना आज ड्यूरिंग जो है ना एंटीनेटल केयर ही जिसे कहते हैं ना, चलिए लोगों में इसके रिलेटेड मिथ्स भी हैं ना, जैसे अभी जिन मिथ की आप बात कर रही थी, कुछ लोग वैसे भी बिलीव करते हैं कि इस तरह के रेडिएशन या जो केमिकल वो इस्तेमाल ना किया जाए, बच्चे की हेल्थ के लिए बेहतर है। हाँ, फ्रीक्वेंट आप बार बार ना करवाएं कि हर हफ्ते पहुंच जाएं और जाके तो आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। अदरवाइज अल्ट्रासाउंड की कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो बच्चे पे वो ज़्यादा नेगेटिव असर करे, अगर आप रूटीन वाइज करवाते हैं करवा सकते हैं। और ये सारे काम नाज़रीन डॉक्टर की एडवाइस से करने चाहिए। हम हेल्थ के हवाले से जब भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं यकीन करते हैं कि लेट द डॉक्टर डू हिज जॉब। हम लोगों का अलमिया ये है कि हम बताने लग जाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करें। इस हवाले से भी मजीद डिस्कशन करेंगे। वो किसी को सर में दर्द हो वो भी जाके मेडिकल स्टोर पे इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। एक नई जान का मामला है, लेकिन नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहे थे और अल्ट्रासाउंड के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मिथ्स होती हैं, उसको मैम ने उस मिथ्स को बर्स्ट किया। डॉक्टर रुबीना हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर ये बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे थे कि लोग जो हैं वो ख़ुद आकर डॉक्टर को बताने लग जाते हैं कि हमारा इलाज इस तरह नहीं इस तरह किया जाए, तो इसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। असल में मैं आपको बताऊँ, मैं साउथ पंजाब का ख़ास तौर पर जिक्र करूँगी अपने इलाके कि हमारे इलाके में ना एक तो गुर्बत है, लोग ना डॉक्टर्स के पास जाने में हेसिटेंट होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम जाएंगे तो पहले तो उनकी फ़ीस देंगे, फिर वो महंगी दवाइयाँ लिख देंगे, फिर वो बहुत मसले मसाइल होंगे। वो क्या करते हैं कि या तो वो किसी अनट्रेंड जो हैं मेडिकल स्टाफ उनके पास चले जाते हैं, जिन्होंने छोटे छोटे घरों में ही कहीं क्लिनिक खोले होते हैं, वहाँ चले जाते हैं, तो गैर मियारी मेडिसिन यूज़ करते हैं। या फिर ये होता है कि आजकल जो ट्रेंड है मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। वो किसी सास ने या ससुर ने कहा लाओ तुम्हारे सर में दर्द है, लाओ मैं तुम्हें पैनाडोल का पत्ता ला देता हूँ, वो तुम सुबह दोपहर शाम खा लो। और उनको ये नहीं पता होता कि इवन पैनाडोल के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर आप ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करें या आप उसको हैपहैज़र्ड यूज़ करें। तो मसला ये होता है कि ये पहले तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो ख़ास तौर पे फिर बात वही आती है कि जो बड़े हैं वहाँ घर के, वो खातून को ये ले के आएँ डॉक्टर के पास, ख़ास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लाजमी लेके आएँ, ताकि उनका ब्लड टेस्ट हो, उनके कुछ लेबॉर्ट्रीज टेस्ट हों, फिर उनका अल्ट्रासाउंड हो, फिर उनकी चेकअप हो, उनका बीपी वगैरह उनका, ताकि उनको पता चले कि जो डॉक्टर इसकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मलाइज है, मतलब उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर ही तय करेगा कि कौन सी दवाई देनी और कौन सी नहीं देनी, आप खुद नहीं तय कर सकते। हाँ जी, और मैं समझती हूँ कि मैं अभी अपनी बहनों को और अपने जो न्यूली कपल हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि काइंडली आप डॉक्टर के पास जब आपको प्रेगनेंसी हो तो कम से कम 1-2 दफ़ा आप ज़रूर चक्कर लगाएं, ताकि आपकी प्रेगनेंसी की जो है वो कंडीशन का पता लगाया जा सके। और डॉक्टर ने ही तय करना है कि आपका इलाज किस तरह करना है, आपका काम नहीं है। लेट द डॉक्टर डू हिज जॉब, जैसे हम पहले बात कर रहे थे। नाज़रीन इसी हम मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू कर लें, लेकिन हमने कुछ बर्थडेज विश करनी है। रामिस अहमद कादरी साहब हैं, उनकी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday. हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न टू द डे। नाज़रीन, इन्हीं के साथ इफ्तिखार अहमद साहब हैं, उनकी भी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी एज वेल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to हैप्पी बर्थडे टू यू जी। नाज़रीन, इन्हीं के साथ फ़रा खान साहिबा हैं जो कि हमारे बहुत एक मारूफ सिंगर हैं, उनकी भी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे और मे अल्लाह हेल्प यू इन ऑल योर एंडेवर्स, और आपके जितने भी गोल्स हैं आप उन तमाम गोल्स को अचीव करने में कामयाब हों, और आगे आने वाला साल आप सब लोगों के लिए बेहतरीन साल साबित हो। आगे आने वाली ज़िंदगी में तमाम मुश्किलात अल्लाह ताला आपकी कम करे। नाज़रीन, अब उस्मान न्याज़ी साहब की तरफ चलते हैं। हम लोग इनसे बात कर रहे थे सिंगिंग के हवाले से। उस्मान साहब, ये बताइएगा कि आपने ख़ुद जैसे आपने बात की कि मैंने बचपन से आगाज़ किया, जो स्टूडेंट्स को जब आप सिखाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको नया नया जुनून चढ़ता है कि वो सिंगिंग करने आते हैं, लेकिन फिर जब आके देखते हैं यार इस शोबे में भी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, फिर भाग जाते हैं वो। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा। कुछ जुनून ऐसा होता है कि वो ये भी बात की कि बस हम माइक पकड़ें और सिंगर बन जाएं। तो काफ़ी इस तरह के आते हैं स्टूडेंट्स कि जिनका भाई ये होता है कि इस तरह का शॉर्ट कर दें, टाइम नहीं होता हमारे पास, इस तरह का प्रोसेस हम कर नहीं सकते, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को मैनेज करना, कोई इस तरह का हमें कोई सलूशन बताएं सर कि हम गाने भी लग जाएं और हमारा वोकल भी अच्छा हो जाए, हमें स्केल्स का भी पता चल जाए। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट है, तो ये तो बहुत पहले दिन स्केल्स का भी पता चल जाए, स्ट्रमिंग का भी, वो गिटार बहुत ज़्यादा सीखने आते हैं, तो इसका भी पता चल जाए। उसका फिर ये होता है कि शौक, वो जुनून होता है बस हफ्ते 10 दिन का, महीने बाद का, जिसने तो इस तरह का शॉर्टकट लेना होता है वो तो भाग जाता है। शुरू में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जैसे ही मेहनत करनी पड़ती है तो उसके बाद जब होते हैं जो शॉर्टकट वाले वो फिर भाग जाते हैं, जिन्हें करना होता है वो फिर सराइकी खित्ते के बारे में बताइएगा। इस खित्ते पे जाने से पहले आपका एक बड़ा फेमस सॉन्ग भी है, मैं चाहूँगा पहले उसके 2 बोल सुना दें। तेरे नाल गालिबन सॉन्ग का नाम है, तो प्लीज़ वो सुनाइएगा। उसके बाद फिर इस खित्ते के बारे में बात करते हैं। ये बड़ी जरखेज मिट्टी है इस हवाले से, और बड़े मौसीकी के लिहाज से बड़ा कमाल हमारा ये खित्ता है। तो इसलिए मैंने इसको ज़रा आजकल का जो हमारा खित्ता है सराइकी रंग, तो मैंने कोशिश की कि सराइकी चीज़ें भी ज़रा की जाएँ यहाँ के खित्ते के लिए, यहाँ के वसेब के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों से बड़ा प्यार है, यहाँ से मट्टी से बड़ा प्यार है। तो क्योंकि यहाँ पर रहे हैं, होश संभाला है, तो बड़ी मोहब्बत है मुल्तान से। तो मुल्तान वालों के लिए सराइकी की बिल्कुल मैं तेरे नाल है सजना प्यार ते संग साडा ना छोड़े, ते संग साडा ना छोड़े, तेवे दिल नू आसरे यार ते संग साडा ना छोड़े, ते संग साडा ना छोड़े। तेरे नाल है सजना साडा ना छोड़े, ते संग साडा ना छोड़े। तेरे नाल है सजना प्यार ते संग साडा ना छोड़े, ते संग साडा ना छोड़े। तेरे नाल है सजना तेरे नाल है वादा मेरा, हर फरमान मने
साडा ना छोड़े ते संग साडा ना छोड़े तेरे नाल है सजना प्यार ते संग साडा ना छोड़े ते संग साडा ना छोड़े तेरे नाल है सजना प्यार तेरे नाल वधई रख सामे ओखे सोखे अच्छे रख सामे तेरे नाल वधई रख सामे ओखे सोखे अच्छे रख सामे वदा डे मर्जी ते भार ते संग साडा ना छोड़े ते संग साडा ना छोड़े तेरे नाल है सजना प्यार ते संग साडा ना छोड़े ते संग साडा ना छोड़े तेरे नाल है सजना प्यार हट हिजरा दे यासिर लैनी तेरे बाजों जी सकसाई नहीं हट हिजरा दे यासिर लैनी तेरे बाजों जी सकसाई नहीं ले कसम जवा दिलदार ते संग साडा ना छोड़े ते संग साडा ना छोड़े तेरे नाल है सजना प्यार ते संग साडा ना छोड़े ते संग साडा ना छोड़े एवें दिल नू आसरे यार ते संग साडा ना छोड़े ते संग साडा ना छोड़े तेरे नाल है सजना बहुत खूब उस्मान साहब, बहुत खूब। Thank you. और ये जो सराइकी के खित्ते के हवाले से आपने सराइकी एक सॉन्ग भी पेश बिल्कुल, किया हमारे बिल्कुल। लिए। हम इस खित्ते के बारे में बात कर रहे थे कि ये बड़ी जरखेज़ है बड़ी आर्टिस्ट के हवाले ज़रख़ीज़ से। और मौसीकी के हवाले से देखा जाए और बड़ी बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े जितने नाम भी यहाँ बड़े से। नाम हैं सब इसी खित्ते से गए हैं और बल्कि तो पहले ही साहब भी माइग्रेट हुआ एक इस हवाले से इंडिया से। मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। तामा भाई, आपको ये सर्द मौसम भी मुबारक हो। थैंक यू सो मच जी, आपका भी बहुत मुबारक हो शुक्र साहब। ये उस्मान भाई से मैंने पूछना है, सराइकी बेल्ट से हमारे कजन है नाला तौला ईसा खैलवी जी, तो उन्होंने सराइकी और हिंद को, क्योंकि हमारी जुबान है हिंद को, सराइकी और हिंद को बड़ा प्रमोट किया। और बिल्कुल। किसी भी गुलकार के लिए वो शायरी जो होती है पोएट्री, उसका चूज करना भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो उनके आवाज में न सिर्फ दर्द था, बल्कि उन्हें पोएट्री जो एस एम सादिक हैं या फारूक रोखड़ी हैं, उनके कलाम को जो गाया तो वो कलाम इतना अच्छा चूज किया जो लोगों की रूह में उतर गया। बिल्कुल। तो उस्मान भाई से मैं पूछता हूँ जी, आप तो किस ट्राइब से हैं? क्योंकि ये तोफैल नियाजी और जावेद नियाजी, बाबर नियाजी, इनका मैंने खुद इंटरव्यू पढ़ा था। जी जी। और ये नियाजी या पठान ट्राइब से बिलोंग बिल्कुल नहीं करते। उन्होंने खुद कहा उनके कोई मुर्शद थे नियाज, उनकी नियाजमंदी में उन्होंने अपना नाम नियाजी रखा। जी। ये बेशक आप कंफर्म कर लें, वो मैंने खुद एक इंटरव्यू किसी चैनल पे देखा था चंद साल पहले। तो उस्मान भाई से मैं पूछता हूँ कि ये कौन सी निस्बत है? जैसे हमारे मियां वाली में बहुत से ज्यादा गुलकार हैं जो ईसा खैलवी के साथ निस्बत से नियाजी और ईसा खैलवी लिखते हैं, एक निस्बत होती है, एक ट्राइब होता है। तो मैं और दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि सराइकी जितने गुलकार हैं इनका आपस में रोही चैनल कंपटीशन कराए, तामा भाई बैठे हों, और इनका पूरी सराइकी बेल्ट रियार खान से ईसा खैल तक
जितनी सराय बेल्ट है, इनका एक कंपटीशन होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड कौन, मेल और फीमेल दोनों का। जी शकूर इससे साहब, quality इंशाल्लाह promote हमारे होगी हम प्लान और कर रहे हैं इससे इस तरह गुलबाग का, भी क्योंकि आजकल मौसम भी हुआ हुआ है और हम देख रहे हैं कॉन्सर्ट्स और इस तरह का ये मौसम होता है। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं और शकूर साहब ये प्लान में है, आप ट्यून इन रहेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम उस्मान न्याजी साहब से, कॉलर ने सवाल किया था, मैं चाहूँगा उस्मान साहब आप उसका जवाब दे दें। और निस्बत पूछना चाह रहे थे, ये न्याजी जो आपने अपने नाम के साथ लगाया टैग है, अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी कास्ट है, तो ये जो आपके न्याजी चलता आ रहा है एक टैग है हमारे लिए, तो ये तो अक्सर भी इसका जवाब देना पड़ता है। ये कास्ट नहीं है हमारी जी, तो ये तो फैल न्याजी साहब ने अपने नाम के साथ न्याजी अपने मुर्शद की निस्बत से, ठीक है, उनका सैयद नियाज़ अली शाह नाम था, तो उनके न्याज से फिर उन्होंने न्याजी किया, तो ये उनकी निस्बत एक निस्बत ही है, तो ये कास्ट नहीं है। तो वो जो अब टैग जो चलता आ रहा है उसी को आप आगे लेके चल रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम न्याजी हैं, उन्हीं की वजह से आप लोग न्याजी हैं। और वैसे ही जो उनके अंदर एक वो था टैलेंट मौजूद था, वही आपके अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला करे कि आप भी उसी की तरह नाम रोशन करें जैसा तो फैल न्याजी ने किया। बहुत बड़े लेजेंड है हमारे। डॉक्टर रुबीना, मैं अब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हम लोग बात की हमने अल्ट्रासाउंड की, इसी के हवाले से अब एक बड़ा मसला आता है ना, आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स जो है वो सिजेरियन एडवाइस कर देते हैं। अक्सर औक़ात डॉक्टर्स के हवाले से ये भी कहा जाता है कि शायद जी पैसे कमाने के लिए हर ऑपरेशन को, हर पेशेंट को जी सिजेरियन एडवाइस कर दिया जाता है। तो इस हवाले से ज़रा रोशनी डालिएगा, क्या आप लोग पैसे कमाने के दौर में लग गए हैं? मैं ऐसा नहीं समझती। आप अगर पिछले 20-40 साल देखें तो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ना, बहुत ज़्यादा, और जो औरतों का रेट था वो डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब डेथ रेट बहुत कम हो गया पहले की निस्बत, और उसकी वजह यही है कि आसानियाँ हो गई हैं। देखिए, सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में ये फ़र्क ना करें कि जी ये पैसे कमाने के लिए डॉक्टर कर रहा है या नॉर्मल डिलीवरी। आप यकीन करेंगे कि 20% हमारे पास खुद फीमेल हमें कहती हैं कि जी हम पेन्स नहीं ले सकते डॉक्टर साहबा, आपने ना उनको कहना है कि सिजेरियन करें। मतलब कि और इवन बाज़ औक़ात जो इन लॉज होते हैं वो भी कहते हैं कि जी जान छुड़ाएं, सिजेरियन करें। और ये बात नहीं है कि डॉक्टर जो है ना वो हो सकता है, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि देखें पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है, कोई डॉक्टर ज़बरदस्ती ऐसे नहीं कर सकता। और सिक्के का दूसरा रुख भी ज़रा बताइएगा, अगर डॉक्टर ने एडवाइस कर दी है कि सिजेरियन चाहिए और अक्सर औक़ात नहीं करवाते, फिर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल, मैं यही आपसे बात आगे करने लगी थी कि देखें, आखिर जो जब डॉक्टर एडवाइस करता है तो वो किसी वजह से करता है, ऐसे नहीं कि जी चूँकि पैसे कमाने तो नहीं, नॉट एट ऑल। जैसे एक बच्चा उल्टा है, मैं आपको बताती हूँ, प्राइमी है, एक उल्टा है, पहला बच्चा है। अब उस डॉक्टर ने कहा है कि हमारे उसमें भी है कि इंडिकेशन है कि जी सिजेरियन होगा। अब वो कहते हैं जी डॉक्टर तो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, आओ हम तुम्हें दाई के पास ले जाते हैं। और आप यकीन करें कि कई दफ़ा दोबारा वो आए, या उसका बच्चा फंस के मर गया, उसका हेड, या वो उसकी खुदा ना खास्ता उसकी जो है ना वो टीयर आ गया उसे, और फिर वो मरीज़ बेचारी का हालत ख़राब हो गई। मतलब कि आप देखें कि आप इस चीज़ को ज़रूर एक्नॉलेज करें कि अगर डॉक्टर ने सिजेरियन कहा है, फ़र्ज़ करें, तो आप बजाय इसके कि आप उसके दाइयों के पास ले जाएं और किसी घर में केस कराने की कोशिश करें कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कह दिया तो ये तो नॉर्मल था तो हमने नॉर्मल कराना है, आप एक दूसरे डॉक्टर से, इवन एक तीसरे डॉक्टर से ओपिनियन ज़रूर लें कि क्या पहले डॉक्टर ने गलत कहा या वाकई वो बेचारा सच्चा था और आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। डॉक्टर से ही ओपिनियन लें लाजमी तौर पर। आपके इर्द गिर्द वाले जो हैं वो जो मशवरे दे रहे हैं ना, उन पे अमल ना करें। आप एक दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएं। अब कितने डॉक्टर्स हैं बैठे हुए एक शहर में, आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएं, आप तीसरे डॉक्टर के पास चले जाएं। हाँ, अगर वो कहें देखें जी पहले ने गलत कहा है, तो फिर आप उन डॉक्टर से नॉर्मल डिलीवरी करवा लें। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि जो आइडियल केस है, आप जिन डॉक्टर पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपका केस जो हैंडल कर रहे हैं वही आपको बेहतर तरीके से जानता है। अगर उन्होंने कोई एडवाइस कर दिया तो प्लीज उस पर अमल करें। लेकिन फर्स्ट करें, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, सम टाइम इट हैपेंस, तो आप सेकंड ओपिनियन ले लें, लेकिन इस तरह बुचरी ना करवाएं। बिल्कुल, और एक नई जान है अपने पेशेंट की, एक जान ना लाखों में ना करोड़ों में, आप ये देखें।
अच्छा मैम, इसके हवाले से अब पोस्ट डिलीवरी पे ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है एक पेशेंट हैं, वो हो गई है, डिलीवर हो गया बेबी, उसके बाद किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है? बिल्कुल लास्ट हमारे पास 30 सेकंड्स, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, इसमें कोई अपना पैगाम भी ऐड कर जी दीजिएगा। जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि देखिए पोस्ट डिलीवरी के बाद ना वो भी उस वक्त जैसे प्री नेटल में होता है ना और नेटल में होता है कि उसकी खुश रखना मरीज को, इसी तरह पोस्ट नेटल में भी होता है। होता ये है कि बच्चे में सब लग जाते हैं और वो इग्नोर करते हैं मदर को, ठीक है ना, सारे बच्चे की मतलब कि उसकी फीडिंग, उसके ये वो फलां ढमका उसकी, लेकिन जो है कि माँ को इग्नोर किया जाता है। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि काइंडली चाहे बच्चा होने वाला है या बच्चा हो चुका है, आप माँ को इग्नोर ना करें। डिप्रेसिव साइकिल्स भी मेरे ख्याल फीमेल को होते हैं, इसीलिए होते हैं ना कि जब इग्नोर होती है तो डिप्रेसिव साइकिल होते हैं और वो फिर अपने बच्चे की सही केयर नहीं कर सकते। और पोस्ट डिलीवरी खास तौर पर माँ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उस्मान नियाज़ी साहब, मैं चाहूँगा प्रोग्राम का इख्तिताम हम आपके कलाम से करें जो आजकल खासा मकबूल हुआ हुआ है। प्लीज़ नातिया कलाम है मेरा, तो वो मैं इसका इख्तिताम प्लीज़ अदा कीजिएगा।